तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एसएफएम का थर्ड क्लास स्टार्ट करें। म्यूचुअल फंड चल रहा है हम लोग का। फर्स्ट टू क्लासेस में हम लोग बेसिकली जो भी कंसेप्चुअल डिस्कशंस था वो किए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे एक कंपनी म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सरशिप करता है, म्यूचुअल फंड कैसे पब्लिक फिर सब्सक्राइब करता है, पब्लिक उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जिसमें हम लोग ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड के बारे में डिस्कस किए थे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में डिस्कस किए थे। ओपन एंडेड ही ज्यादा चलता है मार्केट में। क्लोज एंडेड में क्या डिसएडवांटेज था, ओपिनियन में क्या बेनिफिट था, ये सब भी हम लोग डिस्कस किए थे। एंड इसका जो मिक्सचर था दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, राइट। एंड फिर हम लोग चले गए थे प्रैक्टिकली म्यूचुअल फंड का जो वेबसाइट है, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, वहां पे जाके बहुत सारा स्टडी किया हम लोग कि अगर कोई भी इन्वेस्टर आज का दिन में अगर म्यूचुअल फंड परचेस करता है तो सपोज उसको कौन सा प्राइस मिलेगा। नॉर्मली हम लोग देखते हैं क्या, जिस दिन का परचेस करता है उसी दिन का एंड में जो डे एंड में जो एनएवी आता है दैट इज नेट एसेट वैल्यू, तो उसी रेट पे उसको बाय करता है, उसी रेट पे सेल करता है। दूसरा चीज हम देखे थे ओपन एंडेड में क्या होता है, इंटरडे वगैरह पॉसिबल नहीं होता है, वो सब देखे थे। ओपन एंडेड बेसिकली डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से परचेस हम लोग परचेस करते हैं। एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है वो हम लोग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बीएससी वहां से हम लोग करते हैं, राइट। तो फिर हम लोग वहां पे चले गए थे सर। एक म्यूचुअल फंड का एनालिसिस का क्या मतलब वेरी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जैसे कि एक ऐप था हम लोगों का ईटी मनी का थ्रू से हम लोग देखे थे। सपोज बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, उसमें एसेट मैनेज एयूएम जो था, फंड साइज क्या है, क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह से क्या म्यूचुअल फंड की स्कीम वगैरह, उस पर भी उन्होंने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम लोग सिंस स्टॉक एक्सचेंज का बात बार बार कर रहे थे, दैट इज वाई हम लोग क्या कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा समझे कि सर दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट में। एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, दैट इज स्टॉक इंडेक्सेस क्या होता है। देखिए हम लोग एनएससी मतलब किसका रिफ्लेक्ट करता है, सेंसेक्स किसको रिफ्लेक्ट करता है, बीएससी को, एंड निफ्टी एनएससी को, ये सब के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग। उसके बाद एनएससी एंड बीएससी में कितना सारा कंपनी आता है, निफ्टी 50 में लार्ज कैप, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, ये सब डिस्कस किए थे हम लोग। अगेन म्यूचुअल फंड कंपनी भी क्या होता है, जो पैसा लेके जो इन्वेस्ट करता है, हो सकता है लार्ज कैप कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट करा, मिड कैप। तो बेसिकली अगर कोई उस टाइप का म्यूचुअल फंड क्या होगा, अगर कोई शेयर मार्केट का स्टॉक में इन्वेस्ट करता है बेसिकली, तो उस कंपनी के स्टॉक अगर प्राइस अगर अप एंड डाउन होगा तो इसका भी म्यूचुअल फंड का जो एनएवी वो भी अप एंड डाउन होगा। ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे, ओके। तो फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग तो सेकंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास देख लेना। तो आज हम लोग थर्ड क्लास में पूरा प्रैक्टिकली जो है अब बुक में आ जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज एनएबी कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट हम लोग एनएबी कैलकुलेशन में फोकस करते हैं। व्हाट इज एनएबी, नेट एसेट वैल्यू, जो हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। सर एनएबी क्या होता है, एनएबी मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग दिए थे, अगर इसको हम लोग हाईलाइट करते हैं, व्हाट इज एनएबी, जिसका फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू, राइट। ये क्या होता है, मतलब जो म्यूचुअल फंड मार्केट से सब पैसा उठाया, पैसा उठाने के बाद वो क्या करे, सपोज 1000 करोड़ उठाया मार्केट से, वो कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, हो सकता है शेयर्स में इन्वेस्ट किया, दैट इज एनएससी का, बीएससी का, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप जो बात कर रहे थे। हो सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, एफडी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। या फिर बहुत टाइप का म्यूचुअल फंड ऐसा भी ओनली शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। बहुत टाइप का म्यूचुअल फंड और ऐसा भी है कि ओनली गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, ओनली, या फिर मिक्सचर, दैट इज हाइब्रिड भी हम लोग बोलते हैं, इस टाइप का भी रहता है, ओके। तो ज्यादा रिटर्न बेसिकली शेयर्स में रहता है, रिस्क भी रहता है, तो रिटर्न भी ज्यादा रहता है हमेशा, ठीक है। तो आप सपोज दैट इज अगर म्यूचुअल फंड कंपनी का को मार्केट का वैल्यू जानना है, वो क्या होगा, हमेशा ये जो इन्वेस्टमेंट होता है हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट में। बस सपोज 600 करोड़ हम इन्वेस्ट किए, तो क्या हमेशा मेरा वैल्यू 600 करोड़ होगा, तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट में ये सब शेयर्स का वैल्यू क्या है, तो ये जो मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू भी अप एंड डाउन करते रहेगा, राइट। तो इसीलिए सपोज शेयर जैसे कि 600 में हम लोग बाई किए थे, बट हो सकता है डे एंड ईच एंड एवरी डे हम क्या होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करेगा यहाँ पे, राइट। तो सपोज 700 करोड़ आया। गवर्नमेंट बॉन्ड वो तो तुम्हारा एट हिस्टोरिकल कॉस्ट था, बुक वैल्यू में रहेगा वो तुम्हारा, एफडी भी सेम। अब यहाँ से भी कुछ इनकम भी तो आ सकता है, दैट इज म्यूचुअल फंड कंपनी का मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स क्या आया, ओके। अब एसेट मतलब ओनली फिक्स्ड एसेट नहीं, कैश इन हैंड, ये सब भी तो आएगा, राइट। तो सपोज अब क्या है, डिविडेंड मिला, हम जो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किए तो वहां से डिविडेंड मिला, या फिर हेलो ये सर है अपनी यार ये ना, ठीक है सर, हाँ ठीक। तो जैसे कि तुम्हारा डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड मिलेगा तो क्या होगा, उसका कैश फ्लो के बारे में सोचो, 10 थिंक अबाउट उसका कैश फ्लो। तो कैश फ्लो में क्या होगा, डिविडेंड पैसा आएगा, राइट, ऐड होगा। 1000 करोड़ का मेरा फंड साइज था, उसमें से 850 करोड़ हम इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। ये 850 का वैल्यू अभी कितना है, 950, ओके।
फाइन। अब दूसरा, यही जो 850 करोड़ हम इन्वेस्ट किए थे, यहाँ से कुछ मेरा कैश इनफ्लो आया, मतलब डिविडेंड मिला या फिर कुछ शेयर्स बेच कर कैपिटल गेन किए, तो ये सब आया 100 करोड़, तो मेरा कैश इनफ्लो आया। दूसरा, बैंक में जो हम गवर्नमेंट बॉन्ड एंड एफडी में जो इन्वेस्ट किए थे, यहाँ से क्या आएगा, इंटरेस्ट आया, राइट, 25 करोड़ और मेरा कैश इनफ्लो में ऐड आया। अब क्या, म्यूचुअल फंड कंपनी जो चलता है उसमें तो एक फंड मैनेजर रहता है, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है, एक्सपेंस दैट इज वो कमीशन भी काट, तो ये सब उसका खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा वगैरह सब कुछ लेके 2 करोड़ का है। तो अगर कैश इन हैंड कितना 273 करोड़, तो ये भी तो ऐड करना है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट में, राइट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट डज नॉट मीन कि ओनली तुम अपने उसका इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट दैट इज एक कंपनी का, अगर बैलेंस शीट हम लोग देखते हैं, अगर एक कंपनी का बैलेंस शीट हम लोग देखते हैं, ये कौन सा कंपनी, सपोज म्यूचुअल फंड के बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट ऑफ व्हाट, उस म्यूचुअल फंड के बैलेंस शीट है, राइट। तो यहाँ पे उसका पूरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। बट तुम बताओ, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पे तुमको कंसीडर करना कि मार्केट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे नो, तुमको लेना है मार्केट वैल्यू पे, राइट। अब सिर्फ मार्केट वैल्यू मतलब क्या, तुम्हारे पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है, राइट, इनटू मार्केट प्राइस, हर रोज का डे एंड में मार्केट प्राइस 3:30 बजे डे एंड का जो प्राइस है वो, तो दोनों मल्टीप्लाई करने से मेरा पास क्या मार्केट वैल्यू आ जाएगा ना, राइट। तो ये चले गया मेरा, सपोज शेयर्स का था। सिमिलर टाइप का हम जो बॉन्ड्स या फिर डिवेंचर वगैरह में भी इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, ये भी एक्सचेंज ट्रेडेड भी हो सकता है नॉर्मल, या फिर इसमें हिस्टोरिक, उसका भी क्या मार्केट प्राइस वाला नॉर्मली नहीं रहती, सब बुक वैल्यू बेस में रहता है तुम्हारा। ये भी तुम्हारा अगर जहाँ पे मार्केट वैल्यू है वहां पे मार्केट वैल्यू, तो इसमें बुक वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू जो भी अवेलेबल है डेटा, क्वेश्चन में बता देगा, ठीक है। डिवेंचर भी सब में लिस्टेड होता है, ठीक है। अब क्या बचा, हो सकता है एफडी में कुछ किया ठीक है, हो सकता है अब नाउ उसका बैंक अकाउंट में जो बैलेंस रहता है, ठीक है, या फिर इसी म्यूचुअल फंड का कुछ इनकम था जो कि ना अक्रूड इनकम है। अक्रूड इनकम का मतलब क्या, सपोज डिविडेंड मिलने वाला डिक्लेयर तो करके मिला नहीं, तो अक्रूड डिविडेंड हो गया, या फिर सामने वाला बैंक अभी तक इंटरेस्ट दिया नहीं मेरे अकाउंट में बट ड्यू हो चुका है, तो ये सब अक्रूड इनकम भी हो सकता है ना, डिविडेंड हो सकता है, अक्रूड डिविडेंड, या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट, या फिर एनी टाइप ऑफ अक्रूड इनकम, जो इनकम का पैसा मिलेगा, ठीक है, अक्रूड इनकम, तो ये भी मेरा आ गया। ये इसका बैलेंस शीट का डेटा है। अब इसमें जहां मार्केट वैल्यू लेने का, वहां मार्केट वैल्यू लेंगे हम लोग, जिसका मार्केट वैल्यू अवेलेबल है उसका मार्केट वैल्यू कंसीडर करेंगे, जिसका मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं रहता वहां पे बुक वैल्यू पे होगा। बुक वैल्यू मतलब हिस्टोरिकल, जैसे इन्वेस्टमेंट वैल्यू, जैसे कि बॉन्ड के केस में मार्केट वैल्यू भी हो सकता है, ये बुक वैल्यू भी हो सकता है, एफडी, ये सब तो हमेशा इसमें ही होगा, राइट। अब ये म्यूचुअल फंड का कुछ लाइबिलिटीज भी तो रह सकता है, लाइबिलिटीज, राइट। लाइबिलिटीज कोई भी टाइप का, सपोज म्यूचुअल फंड ट्रस्ट है, उसका हो सकता है एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसका सैलरी पेबल है, तो एनी काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स, एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, एनी काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स अगर है तो लाइबिलिटी। या फिर ये म्यूचुअल फंड क्या हुआ, इन्वेस्टर को फिर क्या पैसा देता है, तो हो सकता है कुछ पेबल है उसका, तो एनी काइंड ऑफ पेबल, एनी काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर या फिर पेबल, ये क्या भाई, तो हमेशा बुक वैल्यू पे होगा ना ये सब, राइट। तो क्या होगा, दैट इज एनएवी क्या हुआ तब, नेट एसेट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स मतलब ये जो ऑल एसेट का बात किए, ये मार्केट वैल्यू, जिसका मार्केट वैल्यू नहीं वहां पे ऑब्वियसली बात है बुक वैल्यू का बात करें, माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज का नॉर्मली मार्केट वैल्यू तो एज सच रहता नहीं, तो बुक वैल्यू ही होगा, राइट। ये तुम्हारा क्या, टोटल नेट एसेट है, ठीक है। अब इसी पे एनएवी हम पर यूनिट अगर हमको निकालना है तो डिवाइड क्या करते थे, म्यूचुअल फंड का यूनिट से, कितना यूनिट से म्यूचुअल फंड का, बस इससे तुम्हारा नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट्स आ जाता है। ये जो एनएवी है तुम्हारा डेली बेसिस में होता है, डेली बेसिस में कैलकुलेट भी होता है एंड पब्लिश भी होता है, रेस्पेक्टिव जो म्यूचुअल फंड का वेबसाइट है, या फिर जो हम लोग ऐप के बारे में ऐप देखे थे ईटी मनी ये वो,
सब ऐप में तुमको पता चल जाता है। ओके, तो कोई भी आज का दिन, सपोज आज है तुम्हारा कौन सा डेट है, आज 7 है ना 8 है, सपोज टुडे इज 7 अगस्त, ठीक है 23। तो आज मॉर्निंग 10 PM पे हम कुछ कंपनी का म्यूचुअल फंड बाय किए होंगे। मेरे पास अमाउंट था कितना, सपोज यहाँ पे एनएवी आया कितना, सपोज ₹10 डे एंड पे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, मनीषा, पूजा, साहिल, कोई डाउट नहीं यहाँ सर। तक? ठीक है, तो मार्केट वैल्यू मतलब खाली ये मत समझना कि मार्केट वैल्यू मतलब सर सिर्फ ये बोलने का कोशिश कर रहे, नो, नॉट दिस, दिस इज ऑल्सो, ये जो एफडी, बैंक, अक्रूड इनकम, ये भी आएगा। लायबिलिटीज अगर है तो ये माइनस भी तो होगा, ठीक है। फिर अब सपोज एग्जाम में ये नहीं आएगा, अब सपोज जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का कितना आया, एनएवी कैलकुलेट करने से कितना आया, एनएवी आया, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट आया ₹10। अब कोई इन्वेस्टर है, वो क्या किया, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। सपोज कोई भी ICICI बैंक का कोई एक तो म्यूचुअल फंड का था उसमें, ठीक है। अब इसको कितना यूनिट मिलेगा, उसके बदले 1 लाख। तो अब बताओ, ये बंदा जब दोपहर का 2 PM में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट आया, तो क्या संग संग उसको यूनिट मिल गया होगा? नो, वो तो डे एंड में पता चला कि यार डे एंड में क्या 10 रुपया प्राइस है, तो उसको क्या करेगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय ₹10 करके जो आता है कितना, 10,000 ही आएगा। तो 10,000 नंबर ऑफ यूनिट इशूड किया गया। कौन इशूड किया, म्यूचुअल फंड कंपनी उसको इशू किया, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टर सपोज सेल करने चाहता होगा, ये तो बाई था, अगर आज का दिन में हम चाह रहे कि नहीं हम बेच के निकल जाए, ओपन एंडेड में हम बेच के निकल भी सकते हैं, राइट। तो बेच, उसके पास, उसको क्या पता बेचने का टाइप, उसको अमाउंट नहीं पता, उसको नंबर ऑफ यूनिट्स उसको पता है, वो चाह रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट्स हम 5,000 बेचने चाह रहे, दिस इनटू एनएवी, कौन सा, जो डे एंड में जो पता चलेगा, राइट। अगर सपोज डे एंड का 10 रुपया है तो इतना उसके पास डे सेटलमेंट T+1 होता है ना, एक दिन पैसा मिल जाएगा उसको 50,000, राइट। अब यहाँ पे बाई का टाइम में नॉर्मली अभी पहले लोड चार्ज हुआ करता था, ये कैटेगरी में नो लोड चार्जेस इज दियर लिखा रहता है, नो ए, यहाँ पे लोडिंग चार्जेस रहता है, लोडिंग चार्जेस। ये क्या होता है बेसिकली, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वगैरह जो है, इतना जो तुम्हारा म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड जो मैनेजर वगैरह तुम्हारा फंड मैनेज कर रहा है, उसको इनकम कहाँ से, तो एक्स्ट्रा तो तुमसे लेगा ना, राइट। सिमिलरली सेल के टाइम में एग्जिट लोड बहुत जगह रहता है, अगर बोलता है कि तुम बिफोर टाइम में अगर तुम सेल किया तो तुमसे हम एग्जिट टाइम में पैसा काटेंगे, अगर आफ्टर मैच्योरिटी तुम अगर सेल किया तो नहीं काटेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट लोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री लोड, ठीक है। बहुत जगह बोलता है 0.1%, तो तुमको 50,000 मिल रहा था, इससे 0.1% डिडक्शन कर लेगा, माइनस करके, ठीक है। ओके, ये 50,000 रहने दो, इसको अलग से एक यहाँ पे करते हैं। तो एग्जिट लोड कितना होगा, 50,000 का, सपोज 50,000 वैल्यू हो रहा था इंटू 0.1%, तो लेस हो जाएगा जो भी अमाउंट आया ये, कितना उसको मिलेगा, ठीक है, लोड चार्जेस माइनस करने के बाद। ओके, अब डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, तुम लोगों के पास क्वेश्चंस होगा, एक बार हम क्वेश्चन रीड भी करा देते तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6, एक म्यूचुअल फंड है, बोल रहा है कि 4 बजे ये प्राइसेस है, मतलब ये म्यूचुअल फंड कंपनी का प्राइस एनएवी नहीं है, ये म्यूचुअल फंड कंपनी जो जो कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, उसका मार्केट प्राइस है। ऑब्वियसली 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, तब जाके क्लोजिंग प्राइस पता चलता है ना,
जैसे कि तुम लोग को और पता होगा लास्ट क्लास में जो हम दिखाए थे CNBC टीवी, CNBC बोल रहे, मनी कंट्रोल में जाओ, ये रहा तुम्हारा मनी कंट्रोल। सपोज हम निफ्टी 50 में जाते हैं, इतना सारे स्टॉक्स है, दिख रहा है तुमको एक क्लोजिंग प्राइस है ना, महिंद्रा दिस, ये सब क्लोजिंग प्राइस का बात करें। ये कब आया? 3:30 बजे का बाद ही तो फाइनल, अदरवाइज उससे पहले तो बार बार प्राइस चेंज होते जा रहा था। अब ये प्राइस फिक्स हो गया, वरना आज के लिए क्लोजिंग प्राइस यही है। जैसे कि महिंद्रा ओपन करो, देखो इसका ओपनिंग प्राइस क्या दिखा रहा है, नीचे जाओ, तेरा ओपनिंग प्राइस 1489 था, तो क्लोजिंग प्राइस कितना 1526, तो इतना परसेंट गेन हुआ। ठीक है, तो ये क्लोजिंग प्राइस का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उस टाइप का क्लोजिंग प्राइस है, राइट, जो डे एंड में पता चलता है मार्केट क्लोज होने के बाद। सो अब उसके पास और कोई इन्वेस्टमेंट फिलहाल नहीं था, उसका इन्वेस्टमेंट जो भी पैसा मिला होगा वो पूरा पैसा वो क्या किया होगा, मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था। तो कितना उसका, अगर आज का दिन में तुमको बोल रहा है, उसके पास 8 लाख यूनिट्स का म्यूचुअल फंड इशू किया था बाहर, मतलब इन्वेस्टर लोग 8 लाख यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड बाई किया था, ये इशू किया था। तो बताओ एनएवी क्या होगा? तो सिंपली करना क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट, यही होगा, ए मार्केट दिस इंटू दिस, क्या करना है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो यहाँ पे तुमको क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू आ जाएगा ना, मार्केट वैल्यू आ जाएगा। तो मार्केट वैल्यू आ गया, लाइबिलिटीज तो है नहीं, तो क्या होगा, नेट एसेट वैल्यू यही आया, यही नेट एसेट वैल्यू आया। अब इसको डिवाइड करना है कितना, अगर नेट एसेट वैल्यू बोले तो क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑल एसेट माइनस लाइबिलिटी। अगर बोले कि एनएवी पर यूनिट निकालो, तो डिवाइड करना है तुमको म्यूचुअल फंड का यूनिट से, तो 8 लाख। तो तुम्हारे यहाँ पे एनएवी आ जाएगा, जितना हम लोग का केस में आया था 119.05। तो यही चीज कॉपी में यहाँ पे हम दिखाए थे, राइट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट नहीं था, लास्ट क्लास में लोग देखे थे, एनएवी कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो बस हम वही किए, एनएवी कैलकुलेट किए। नंबर, ये मेरा नेट एसेट था, ये था तुम्हारा नेट एसेट्स, कलर चेंज कर दे, ये क्या था, नेट एसेट्स। इसमें अगर लाइबिलिटीज रहता तो माइनस करते, बट नहीं है इस केस में। ये मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ व्हाट, म्यूचुअल फंड। तो डिवाइड किया, तो आगे क्या, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, एनएवी प्राइस पर यूनिट। ओके, अब तुम्हारा क्वेश्चन में कहानी में क्या था, ये देखो कहानी क्या है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। एनएवी हम लोग 10 रुपए कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे एनएवी कितना कैलकुलेट हुआ, 119.05। ओके, अब बोला कि एक इन्वेस्टर है HNI, वो इस म्यूचुअल फंड का ऐप में गया, सपोज ईटी मनी में जाके कोई भी एक बैंक का, HDFC का म्यूचुअल फंड बाय करने मांग रहा है, वो 50 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट कर दिए, कितना, 50 लाख। अब ये फंड को लेके, लास्ट क्लास तुम लोग को दिखाए थे AMFI का, ये फंड को लेके अगर फंड मैनेजर उसी दिन यूटिलाइज कर लिया, तो उस दिन का डे एंड का प्राइस जो होगा, अगर दूसरा दिन किया तो दूसरा दिन का डे एंड का प्राइस उस तरह से होगा। तो हम अज्यूमिंग तो उसी दिन यूटिलाइज कर लिया होगा, तो उसी दिन का प्राइस में जा रहे हैं हम लोग। तो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो इस 50 लाख के बदले इसको कितना म्यूचुअल फंड का यूनिट मिलेगा, बताओ, पूजा बताओ। 50 लाख वो इन्वेस्ट किया, तो इसका बदले कितना यूनिट मिलेगा सामने वाला मिस्टर एक्स को, बताओ। कैलकुलेटर है ना सबके पास, जल्दी बताओ। मनीषा, पूजा, कोई भी बताओ। सर 4199 सर 4199 999 हाँ 41,999 1.6 ठीक है, तो हाँ क्या कर, सिंपली क्या करना है, 50 लाख है तुम्हारा पास, और एक का यूनिट प्राइस है 119.05, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 119.05, तो इसको नंबर ऑफ यूनिट्स कितना मिलेगा, 41,999.16, राइट। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर। तो आप बताओ, म्यूचुअल फंड का जो अभी यूनिट कितना था, 8 लाख था, यूनिट मतलब पब्लिक इसमें इतना यूनिट म्यूचुअल फंड बाय किया था, अब उसमें और ऐड हो जाएगा ना 41,999.16, राइट। दूसरा चीज, तो ठीक है ना, तुम्हारा म्यूचुअल फंड का यूनिट तो बढ़ गया, 8 लाख से 8,41,999.16 आ गया। अब जो नेट एसेट वैल्यू था, क्या ये भी बढ़ा, यस,
अगर ये मानते हैं कि 50 लाख रुपया से तुम बोलोगे ना सर ये दिस इंटू दिस करके जो मार्केट वैल्यू आया तो उसके साथ 50 लाख रुपये और ऐड होना चाहिए, बट ये 50 लाख तो कैश फ्लो आया था 50 लाख उसके बाद, बस संग संग कुछ खर्च, वो फंड मैनेजर क्या किया इस 50 लाख को इन्वेस्ट कर दिया, तो कैश थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो 50 लाख जो आया था कैश इन हैंड ऐड हुआ, पर संग संग माइनस भी हो जाएगा कितना से, बोला ये 50 लाख को क्या किया फंड मैनेजर परचेज कर लिया 18,000 शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड। अब बताओ, अब सी लिमिटेड कहाँ है तुम्हारा क्वेश्चन में, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन में सी लिमिटेड, राइट। तो अगर ये फंड मैनेजर उसी दिन 50,000 मिला तो उसको लेके संग संग उसी दिन ही ये शेयर परचेज कर लिया, कितना परचेज किया होगा 264.40 रुपये में। एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होगा, जिस मोमेंट में परचेस किया होगा उस मोमेंट में जो प्राइस था, बट एग्जाम क्वेश्चन में तो उस तरह से नहीं आएगा, क्वेश्चन में डे एंड प्राइस को हमने यहाँ पे, तो 18,000 इंटू 264.40, तो दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करने से इतना रुपया वो इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो मल्टीप्लाई करो कितना आता है 18,000 इंटू 264.4 कितना आया 47,59,200, दैट इज आउट ऑफ 50 लाख उसके पास जो आया था फंड मैनेजर के पास, वो संग संग 18,000 शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसका मार्केट वैल्यू इतना से बढ़ गया ना 47,59,, अभी जो था उसमें और ऐड हो गया ना 47,59,200। अब 50 लाख में से इतना इन्वेस्ट किया, बाकी तो अभी भी कैश इन हैंड है कितना, ये सब मिस्टेक करता है, यहाँ पे सबसे मिस्टेक होता है, सब कोई भूल जाता है कि भाई 2 लाख अभी 50 लाख माइनस 47,59,200, दैट इज 2,40,800 क्या है कैश इन हैंड या फिर बैंक बैलेंस है ना, ये तो है, तो ये भी तो ऐड होगा, क्या था मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट जो तुम इन्वेस्ट कर चुका प्लस कैश इन हैंड एफडी वगैरह जो भी है प्लस एक्रूड इनकम, तो ये भी तो आएगा, राइट। तो अगर फ्रेश तुमको अगर एनएवी वही बोला यहाँ पे फ्रेश एनएवी कैलकुलेट करो, तो फ्रेश अगर एनएवी कैलकुलेट करना है नेट एसेट वैल्यू फिर से देखने हुआ दिस इंटू दिस जो किए थे वो तो है, प्लस सी का और शेयर्स ऐड हो जाएगा ना कितना प्लस 18,000 शेयर्स ऐड हो जाएगा ना, उसके साथ और क्या लास्ट में जो मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगा उससे 2,40,800 वो भी ऐड करने पड़ेगा। अब उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से कितना 8 लाख की 8 लाख प्लस 41,916, तब जाके रिवाइज एनएवी तुम्हारा कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन था, उसी का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे किए। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, मेरा मेन फोकस रहता है तुम्हारा समझाने में, बाकी घर में बैठ के समझाने के बाद एक फायदा क्या होता है घर पे जाके तुम ये क्वेश्चन को दोबारा करना तो तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज जो हम लोग बताए यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया 50 लाख उसके पास आया होगा म्यूचुअल फंड के पास, तो 47 लाख ये 47.592 लैक्स में है, बिकॉज ये भी लैक्स में किए थे इसीलिए, बिकॉज ये फिगर का तुम लैक्स में नहीं करोगे ना एब्सोल्यूट फिगर में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आया तुम करोड़ में करो या फिर लैक्स में करो फिगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वैसे लैक्स में क्या हुआ, तो यहाँ पे 18,000 इंटू दिस करके 47.592 लैक्स इन्वेस्ट किया था, तो बैंक बैलेंस कितना बचा था 2,40,000 समथिंग, तो यहाँ पे 2.408 लैक्स। ठीक है, तो नाउ नंबर ऑफ यूनिट कितना हो गया था, उसके पास 8 लाख था, सॉरी इसको कितना मिला था 50 लाख डिवाइडेड बाय जो एनएबी से किए थे 41,999.16, तो नाउ अभी एसेट कितना हुआ, ऑलरेडी मेरे पास था कितना 952.38 लाख प्लस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितना किया, और फ्रेश जो 50 लाख में से 47.592 ये ऐड होगा, और जो कैश बैलेंस बचा 2.48, तो बेसिकली ये दोनों मिला के 50 लाख ही आना चाहिए, ये दोनों कितना 50 लाख ही होगा, 50 लाख में से कुछ मार्केट वैल्यू में चले गया कुछ चीज में चले गया। अब डिवाइड करना नंबर ऑफ यूनिट क्या होगा 8 लाख था प्लस ऊपर जो 41,999.16 था वो ऐड हो गया, राइट। तो ये तुम्हारा रिवाइज एनएवी कितना हुआ 119.05, पहले भी कितना था 119.05, तो चेंजेस नहीं हुआ फिलहाल अच्छा इसमें तो बताओ तो क्यों चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ पे देख लियो कि सर ये जो 50 लाख इन्वेस्टमेंट से पहले भी तो एनएवी आपका कितना था 119.05 था, अब 50 लाख इन्वेस्टमेंट में जो हुआ उसमें से कुछ शेयर्स भी इन्वेस्ट किया कुछ बैंक बैलेंस था, तो तब भी तुम्हारा 119.05 ही रह रहा है, देखो क्यों चेंजेस नहीं हो रहा बताओ तो, क्योंकि मेरा मार्केट वैल्यू जो है पर प्राइस वो तो चेंज नहीं हुआ, देखो 264 सेम ही, देखो उसी दिन भी तो किया 264 था, वो 264 से ज्यादा प्राइस में अगर हम ये करते तब चेंज, या फिर कल देखना कल चेंज हो जाए, ये पर यूनिट में सेम है इसीलिए बिकॉज कितना ऊपर बढ़ा उतना नीचे ही बढ़ा, 50 लाख ऊपर भी ऐड हुआ उसका बदले जो डिनोमिनेटर यूनिट से वो भी नीचे ऐड हुआ, तो सेम है ना, तो इम्पैक्ट तो सेम ही रहेगा। ठीक है,
ये समझ में आया? देखो 50 तक ऊपर ऐड हुआ, उसका यूनिट भी तो नीचे ऐड हुआ, इक्वल इक्वल हुआ। अगर ये वैल्यू अप्रिसिएशन एनएवी तभी चेंज होता है जब तुम्हारा मार्केट वैल्यू अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होता है, अदरवाइज तो एनएवी चेंज नहीं होगा। तो इसमें अगर सर चेंज अगर ये दूसरा देखिए, इन्वेस्टमेंट नहीं था तब भी हो जाता, तब भी सेम ही आंसर रहता तुम्हारा, 50 लगे ऊपर आता कैशिंग हैंड, नीचे भी यूनिट रहता है, तब भी सेम ही रहता। ठीक है, अब आया थे लास्ट इसमें जो और एक थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ए बी सी में, ए और बी में कोई डाउट है? पूजा, मनीषा, तुमको कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, पूजा समझ में आ रहा है? जी सर, मैं क्वेश्चन सम सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी। अरे सॉल्व अभी करना नहीं है तुम्हारा, सॉल्व करने से तब तुम्हारा पूरा ध्यान वहां चले जाएगा। मैं बाद में करूंगी ना, तो कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपसे ये पूछ लूंगी सर। अभी जस्ट तुमको समझना है, अगर तुम जी सर, समझ जाओगी समझ तो गया बाद में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सी। नाउ सपोज 2 अप्रैल, ये 1 अप्रैल था, अब 2 तारीख में अब तुम्हारा पोजीशन मार्केट प्राइस फिर से क्लोज हुआ मार्केट, राइट? मार्केट जब क्लोज हुआ तो तुम्हारा शेयर प्राइस भी चेंज हो जाएगा। देखो शेयर प्राइस चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया ना। मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ था? ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, राइट? और क्या कुछ बैंक बैलेंस जो था जो 2,40,800 अभी भी है, और तुम उस 2,40,800 को और इन्वेस्ट तो किए नहीं ना। यहाँ पे मिस्टेक होता है सब, डोंट फॉरगेट, ये सब छोड़ देता है। क्या करता है, ये मार्केट वैल्यू तुम ले लिया, बट जो 2,40,000 बचा हुआ था ये छूट जाता है, इससे तुम्हारा आंसर मिसमैच हो जाएगा। इवन मेरा खुद भी हुआ था एक बार एग्जाम में। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट। तो करना क्या, इसका एकदम सिंपल है। अब देखो तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है, यही 10,000 है, पी भी 50,000 ही था, 10 इंटू दिस, 50,000 इंटू दिस, बट जब सी लिमिटेड का बारी आएगा तो 10,000 प्लस 18,500, 18,000 नॉट 500, 18,000 प्लस 10, दैट इज 28,000 हो जाएगा ना। ये सी लिमिटेड का केस में क्या हो जाएगा, तो ए लिमिटेड तो सेम ही था, 10,000 शेयर्स था, नंबर्स ये सेम है। बी लिमिटेड भी सेम है तुम्हारा, कितना 50,000, बट सी में कितना 10 प्लस 10 प्लस 18। 10 प्लस वहां पे 18 था, ये चेंज हो जाएगा। डी लिमिटेड कितना है, 1 लाख है, ई में तुम्हारा 30 है, राइट? सिर्फ तुम्हारा यहाँ पे चेंजेस हुआ, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा बोलो, मार्केट वैल्यू आ जाएगा, राइट? सब में मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू आ जाएगा। यस सर। यहाँ पे लिखना है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसके साथ और ऐड करना है क्या, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस 2,40,800 था, 2,40,800। 2,40,800। ये तुम्हारा क्या होगा, नेट एसेट वैल्यू आएगा टोटल, यहाँ लिखना टोटल नेट एसेट्स वैल्यू जो भी आएगा। अब इसको डिवाइड करना है किससे, म्यूचुअल फंड यूनिट से, कितना 8,41,999.16। बस कोई बोला कि रिवाइज एनएवी कैलकुलेट करो, दो पे एक साथ फिर नहीं हो पा रहा। देखो सर 84 बोलो बोलो सर, टोटल तो यूनिट्स का 841,999.16 ना, और से डिवाइड कर देंगे। हाँ, उससे डिवाइड कर देना है। देखो जो Yes. चीज बताया वही किया है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस। ठीक है, Yes. एक चीज ध्यान रखना, ये लैक्स में है, ठीक है, तो यूनिट्स में तुमको लैक्स में रखने पड़ेगा, ऊपर लैक्स है तो नीचे भी लैक्स, ऊपर करो से तो नीचे भी करो, ये ध्यान में रखना इस चीज। ठीक है, ओके देखो सब सेम था, बस तुम्हारा ये यूनिट्स इसमें चेंज हुआ, बाकी प्राइस तो ऑलवेज लेटेस्ट प्राइस यहाँ पे हम लोग लिए, राइट? बाकी लास्ट में बैंक बैलेंस ऐड किया, यहाँ पे डोंट फॉरगेट हम लिखे, तुम लोग भी जब कॉपी में सॉल्व करोगी, देखो हम लिखे आई फॉरगॉट टू टेक इन दिस अकाउंट एग्जाम। अकाउंट्स में एक्चुअली क्या होता है, तुम लोग जब अकाउंट्स का एग्जाम होता है उसमें एसएफएम का क्वेश्चन डाल देता है, स्पेशली म्यूचुअल फंड का, तो अकाउंट्स में एग्जाम आया था, तो एक्चुअली हम क्या किया, बैंक बैलेंस 2,40,000 लिखे, भूल गए, तो मिस्टेक हो गया था हमसे, इसलिए आई फॉरगॉट टू टेक दिस अकाउंट। मैं तुम लोगों को भी याद रहेगा कि ये सब जगह मिस्टेक्स होता है एक्चुअली स्टूडेंट लोगों का। तो टोटल नेट एसेट आ गया, अब इसको डिवाइड कर दो म्यूचुअल फंड के यूनिट से, तो आगे एनएवी रिवाइज एनएवी 122.08। ओके, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, ये क्वेश्चन का पेज नंबर, क्वेश्चन नोट कर लो तुम लोग, एक जगह क्वेश्चन नंबर से नोट करते रहना। क्वेश्चन 6 पेज नंबर 154, पेज नंबर बोल, क्वेश्चन 6 इस मैथ में बहुत जगह है, बट पेज नंबर के हिसाब से तुम चलना। ओके, एसएस का मैथ से।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 ये प्रैक्टिस कर लेना, सेम टाइप का है। अब आया था क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 160 वाला में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर से नोट कर लो, जो क्वेश्चन करना है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर, पेज बोले तो जो मैथ से हम करा रहे उस पेज, उसका पेज 160। ओके, तो पहले क्वेश्चन रीड करते। मैक्सिमम क्वेश्चन जब रीड करेंगे तभी हम लोगों को आधा सॉल्यूशंस तो वहीं से पता चल जाएगा। एक काम, ओके ओके लेट्स कंटिन्यू। तो क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 160 इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, बोला म्यूचुअल फंड मेड एन इशू ऑफ 10 लाख यूनिट्स। मतलब ये 10 लाख यूनिट्स क्या है बोलो तो, ये क्या है? म्यूचुअल फंड यूनिट। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी ये म्यूचुअल फंड का यूनिट पब्लिकली इशू किया। तब नहीं अगर जैसा शेयर इशू होता है, यूनिट भी तो Yes. इशू किया, पब्लिक सब्सक्राइब करेगा। कितना रुपए करके? या स्टार्टिंग में 10 रुपए करके। ठीक है, ये इशू प्राइस था, इस डेट में किया। ठीक है, नो एंट्री लोड्स वाज चार्ज। एंट्री लोड का मतलब क्या? जब बाई करता है, जब बाई करता है, बाई के टाइम पे जो चार्जेस लेता है, तो एंट्री लोड नहीं है। ठीक है, तो साइड वाला लॉक कर दें। इट मेड द फॉलोइंग। अब ये जो पैसा आया, दैट इज कितना पैसा आया होगा इसके पास? 10 लाख इंटू 10 करने से कितना आता है? 100 लाख, राइट? तो 100 लाख इसके पास आया होगा। अब इट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो पैसा लेके ये क्या किया? ये सब इन्वेस्टमेंट किया। क्या क्या इन्वेस्टमेंट? 50,000 इक्विटी शेयर इन्वेस्ट किया। कितना रुपया करके? 100 रुपया। सॉरी, 160। जिसका 160 फेस रुपया। वैल्यू है, इसका बुक वैल्यू है 100 रुपया, बट एट द रेट रुपीज 160। तो दिस इंटू दिस करो तो कितना आएगा? 80 लाख मार्केट प्राइस पे। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे किया 8 लाख रुपया। 9% डिवेंचर। देखो अनलिस्टेड है, डिवेंचर कभी कभी लिस्टेड भी होता है। लिस्टेड मतलब वहाँ पे एक्सचेंज में ट्रेड होता है, तो उसके तुमको मार्केट वैल्यू लेना है, बट अनलिस्टेड है तो यहाँ पे तो यही लेना है, बुक वैल्यू लेना है। ये देखो लिस्टेड है, ये 5 लाख में। ठीक है, ये देखो लिस्टेड है तो इसका हो सकता है 5 लाख तुम्हारा ये फिलहाल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, बुक वैल्यू है, बट जब एनएवी जब कैलकुलेट करेंगे हो सकता है 5 लाख चेंज भी हो जाए। ओके, तो फोकस, ये लिस्टेड है, ये अनलिस्टेड है। नेक्स्ट, तो कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट किया? 98 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किए। तो क्या कुछ पैसा बचा? बचा। या हमेशा हम लोग निश्चय करते हैं कि 2 लाख रुपए जो बचा उसको छूट जाता है। ठीक है, तो 100 माइनस 90 दैट इज 2 लाख रुपया अभी भी हाथ पे है। तो ये काउंट करना है, जब इन्हें भी कैलकुलेट करेंगे। मेरा एसेट का जो पार्ट है, नेट एसेट वैल्यू बोला है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स प्लस कैश इन हैंड, एक्रूड इनकम सभी आ जाएगा उसमें, माइनस लायबिलिटीज। नाउ ये पूरा पहले वाला पार्ट क्लियर है। ओके नेक्स्ट, ये तो अभी जस्ट इन्वेस्टमेंट है। अभी हम लोग जब एनएबी के टाइम में क्या हुआ तो फिर बाद में देखते हैं। नाउ ड्यूरिंग द ईयर, अब अगर हम यहीं पे बोलता कि एनएबी कैलकुलेट करो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 98 लाख प्लस 2 लाख बाय दिस 10 रुपये ही होगा, बिकॉज संग संग कैलकुलेट करे तो कोई तो चेंजेस हुआ ही नहीं। एनएबी हमेशा चेंज होता है बिकॉज ऑफ मार्केट एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, उसका वजह से। नाउ ड्यूरिंग द ईयर द डिविडेंड ऑफ रुपीज, जो हम कहानी में बताए थे एग्जाम्पल के टाइम, देखो 12 लाख रुपया का तुमको डिविडेंड मिला, राइट? तो इससे तुम्हारा क्या कैश इन हैंड बड़ा होगा, तो 2 लाख तुम्हारे पास था, और कितना ऐड हुआ होगा? 14 लाख हो गया टोटल। 14 लाख हो गया। ये क्या था? डिविडेंड मिला, राइट? नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का जरूरत नहीं है, उसको एसेट से मतलब है, राइट? एसेट एंड लायबिलिटी से मतलब, बैलेंस शीट से मतलब है। तो 12 लाख रुपया मिला तो कैश इनफ्लो आया, तो 12 लाख ऐड हुआ होगा ना। उसके बाद इंटरेस्ट मिला ऑन ऑल टाइप ऑफ डिवेंचर सिक्योरिटीज वाज रिसीव। तो कितना इंटरेस्ट मिला होगा? हाँ का ये 8 लाख ऊपर 7% मिला होगा ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या? ये 8 लाख इन्वेस्ट किया 7% पर एनम, तो अज्यूमिंग कि 1 तारीख को इन्वेस्ट कर दिया होगा तो 1 साल का पूरा मिलेगा। 9% डिवेंचर भी 5 लाख इंटू 9% मिलेगा, तो ये भी 5 लाख इंटू 10% मिलेगा, राइट? ये सब बता दिया एज एन व्हेन ड्यू। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ से मिल कैलकुलेट करना होगा हम लोगों को। 8 लाख 5 लाख 5 लाख पे कितना? 7% 9% 10% मल्टीप्लाई करके। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर इक्विटी शेयर्स and 10% debentures are quoted at 175 at the end of the year, and 175 and 90% respective। ये सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ।
दैट इज इक्विटी शेयर का प्राइस कितना हुआ, जो तुम्हारा 175 160 था, अभी कितना हो गया 175। ठीक है, तो रिवाइज एनएवी अगर नेट नेट एसेट कैलकुलेट करें क्या होगा, 50,000 इंटू 175। ठीक है, 175। ये Yes, चेंज हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब क्या बोला भाई, डिवेंचर का वैल्यू लिस्टेड वाला। अच्छा, कौन सा डिवेंचर का वैल्यू चेंज होगा, लिस्टेड की अनलिस्टेड का? सर बोलो। लिस्टेड था। लिस्टेड का, बिकॉज अनलिस्टेड तो बुक वैल्यू पे ही होगा, ये भी यस तो सर। सर बुक वैल्यू पे ही होगा, ये वाला मार्केट वैल्यू पे होगा, राइट। ये वाला जी। एमवीपी होगा, मतलब मार्केट वैल्यू पे होगा। तो कितना बोला 90%, मतलब अच्छा बुक मार्केट वैल्यू, उसका वैल्यू कम हो गया ना बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट डिवेंचर का लिस्टेड वाला का सर कम न हो कम गया, हो गया सर। कम हो गया, दैट इज ये अभी 4 लाख हो गया, 90% पे वैल्यूएशन हो गया, 4 लाख हो गया। ठीक है, यस बाकी सब तो ठीक है। अदर इन्वेस्टमेंट आर एट पार मतलब बुक वैल्यू, एट सर। पार मतलब जो बुक वैल्यू था वही मार्केट वैल्यू है एट पार। जैसे कि शेयर इशू होता है ना, एट पार एट प्रीमियम, समझ में आ रहा है, तो वही एट पार है, तो ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। और कैश इन यस हैंड का भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना था 2 लाख था, सर। 12 लाख मिला, प्लस इंटरेस्ट जो कैलकुलेट अभी लेंगे, डोंट फॉरगेट इंटरेस्ट भी आएगा इसमें, और क्या आएगा, इंटरेस्ट भी ऐड होगा, राइट, कैलकुलेट करेंगे अभी हम लोग। ठीक है नेक्स्ट, और कुछ बोला है, बोला फाइंड आउट द नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। तो पहले टोटल नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर डिवाइड करने से कितना से डिवाइड होगा, 10 लाख यूनिट से डिवाइड होगा, राइट। म्यूचुअल फंड का यूनिट कितना था 10 लाख। 10 लाख। ठीक है, तो एनएवी पर यूनिट कितना हो गया। अगर देखो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो अब हम आंसर दिखा दें, आंसर में कुछ नहीं है, क्वेश्चन से आंसर है एक्चुअली। तो क्वेश्चन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा दिन सॉल्व तो करने के लिए घर पे तुमको करना ही है, प्रैक्टिस होगा, बट क्लास के टाइम पे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड गिवन दैट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हम बोले थे ना म्यूचुअल फंड चलाने के लिए कुछ ऑपरेटिंग खर्चा तो है भाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, फंड मैनेजर काम कर रहा है, उसको सैलरी भी पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना 5 लाख, तो ये माइनस हो जाएगा ना कैश फ्लो से, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना 5 लाख, क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो कैश फ्लो तुम कैश इन हैंड कैश एट बैंक तुम पता कर लेना यहाँ पे कितना आ रहा है। ठीक है, now find out the NAV if the mutual fund had distributed, find out the NAV first, if the mutual fund had distributed a dividend of rupees कितना 0.8 पैसा पर यूनिट, मतलब डिविडेंड भी तुमको दिया है म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड क्या किया होगा, ये जो तुम्हारा सिक्योरिटीज वगैरह बेचा है, इस सबसे प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट तो सिक्योरिटीज बेचा नहीं, तो यहाँ से इंटरेस्ट मिला उसको, फिर यहाँ दूसरा जो इक्विटी शेयर से डिविडेंड मिला, तो जितना पैसा उसके पास आया, तो हो सकता पूरा पूरी तो इन्वेस्टर को ना दे, अगर ये ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नहीं है, इसका पर्पस है बस हमको इन्वेस्टर को रिटर्न देना है ज्यादा, तो क्या किया, जो पैसा उसके पास से आया वो थोड़ा बहुत क्या किया, पर यूनिट में 80 पैसा डिविडेंड दे दिया, बाकी अपने पास रखा होगा फॉर री इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एनीवे, तो यहाँ पे कितना डिविडेंड दिया 80 पैसा पर यूनिट, तो कितना 10 लाख इंटू 80 पैसा, तो तुम्हारा और माइनस होगा ना डिविडेंड पेड, ये भी तो माइनस होगा, कैश फ्लो को इफेक्ट कर रहा, जो भी इनकम आ रहा है जो भी खर्चा आ रहा है तुमको देखना क्या प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, कैश फ्लो, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो चेक करना है, राइट। ये माइनस होगा तुम्हारा, कैश इन हैंड कैश एट बैंक चेंज होगा। ठीक है, अब बताओ तो एनएवी क्या होगा, एकदम सिंपल है, करना क्या है एकदम फॉर्मेट, अगर हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, यहीं पे सॉल्व करके दिखाते हैं सबको, एक तो हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं, पेज फ्रॉम 9 पेज नंबर कितना था 160, राइट। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी पर यूनिट, राइट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक वर्किंग नोट बना लेंगे, क्या चीज का बोलो तो बैंक बैलेंस, राइट। तो बैंक बैलेंस में सबसे पहले, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं ना, ब्लू में लिखते हैं। ओपनिंग कितना था बोलो 2 लाख था, तुमको पूरा दिख रहा है क्वेश्चन में, 2 लाख। 2 लाख ही था ना, 100 लाख में से 98 लाख हम लोग इन्वेस्ट किए थे, तो 2 लाख था, राइट। यस सर। तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास था 2 लाख, और कहाँ से पैसा आया था, तो ये दिखा यहाँ पे, तो रेडीमेड कैलकुलेशन मिल जाएगा। डिविडेंड मिला था कितना 12 लाख। 12 लाख, ठीक है, यहाँ पे सेट करो 12 लाख का डिविडेंड मिला था। ठीक है,
और क्या था? इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलेगा, Interest. राइट? इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना था? इंटरेस्ट रिसीव कैलकुलेशन करके आया देखो कितना आ रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव किसकी शक्ल से मिलेगा? तीन तरफ से है। 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था, फिर तुम्हारा कितना था उसमें? 8 लाख रुपया था। 8 लाख इंटू 7%, राइट? तो कितना आएगा? 56,000। फिर 9% डिबेंचर्स था। कौन सा वाला? यूएल शॉर्ट में लिख रहे, मतलब अनलिस्टेड वाला था। कितना अमाउंट था? 5 लाख का था। तो 5 लाख इंटू 9%, राइट? तो कितना आएगा ये? 45,000। 45,000. अज्यूमिंग कि एक डे बिगिनिंग पे कर दिया था तो पूरा साल भर का इंटरेस्ट मिल जाएगा, बीच में करेगा तो उतना दिन का मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में बता देगा। उसके बाद क्या था? 10% डिबेंचर्स। ठीक है, लिस्टेड वाला एल मतलब शॉर्ट में लिख रहे, तुम लोग पूरा लिखना लिस्टेड। ये कितना था? ये भी 5 लाख का ही था, बट इसका इंटरेस्ट कितना था? 10% था। तो इसमें कितना मिलेगा? 50,000। तो इनफ्लो वाला साइड मेरे यहाँ पे आ गया। ये सब जो भी था तुम्हारा इनफ्लो था। और कुछ था इनफ्लो में? ठीक है, ये इनफ्लो। अब देखना है कि तुम्हारा आउटफ्लो क्या हुआ था। आउटफ्लो में सबसे पहले हम लोग क्या किए थे? डिविडेंड पे किए थे, राइट? डिविडेंड कितना पे किए थे हम लोग? 0.8 कहाँ गया? डिविडेंड पे किए थे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 8 पैसे। ठीक है, मेरे पास पैसा आया था इतना और डिविडेंड पे किया था तो बाद में पे किया। अगर इफ कैलकुलेट करने बोला तो पहले क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? फाइंड आउट द एनएवी पर यूनिट गिवन दैट। अच्छा पहले वाला नॉर्मल डिविडेंड तो बाद में आया, तो पहले नॉर्मल एनएवी डिविडेंड को छोड़ के ये जो पोर्शन है ना, ये तो बाद में करेंगे। पहले यहाँ तक क्वेश्चन बोले ना एनएवी, तो पहले डिविडेंड पेड को अभी छोड़ो। अब दूसरा पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था बस, और कुछ नहीं था यहाँ पे। डिविडेंड पेड वाला जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना था पेड? 5 लाख ना। तो कितना आ रहा तुम्हारा बैंक बैलेंस? दैट इज ए क्लोजिंग बैंक बैलेंस आएगा तुम्हारा कि 10,51,000 आना चाहिए। देख लेना, 10,51,000 आना चाहिए, उतना ही आया होगा। ठीक है, अब नाउ कैलकुलेशन ऑफ एनएवी, राइट? आया। अब एनएवी का कैलकुलेशन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वही हम लोगों का क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, राइट? कितना है इक्विटी शेयर्स? हम लोग 50,000 परचेस किए थे, राइट? तो 50,000 नंबर्स इनटू क्लोजिंग प्राइस अभी कितना है? 175। तो रुपीस आएगा 87,50,000। ठीक है, पूजा समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या था? फिर हम लोग चले जाके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, राइट? 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या होगा? मार्केट वैल्यू पे होगा कि बुक वैल्यू पे होगा? यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं बताया, लिस्टेड अनलिस्टेड सिम। तो क्या होगा? मार्केट बुक वैल्यू जो था तुम्हारा 8 लाख के इन्वेस्टमेंट था ना, बुक वैल्यू पे ही होगा। यहाँ पे लिख दो बुक वैल्यू, तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग 8 लाख। ठीक है, उसके बाद डिवेंचर था 2 टाइप का, 9% डिवेंचर्स, ये अनलिस्टेड वाला था। ठीक है, इसका अमाउंट कितना है? 5 लाख। अनलिस्टेड वाला तो ऑब्वियसली किसमें होगा? बुक वैल्यू पे ही होगा, राइट? उसके बाद डिवेंचर लिस्टेड वाला था, वो मार्केट वैल्यू पे 10% डिवेंचर्स, ये लिस्टेड वाला है
ये तुम्हारा मार्केट वैल्यू पे कितना 90% बोला है, दैट इज 5 लाख का 90% पे वैल्यूएशन हुआ है, दैट इज 4 लाख हो गया, राइट? 4 लाख। आखिर नहीं 5 लाख का नहीं, सॉरी 45 लाख ना, 4,50,000 हुआ, हाँ वही 4,50,000, 4,50,000 इसको ठीक से लिखो, 4,50,000, ठीक है। और कुछ तुम्हारा एसेट में एसेट का साइड से देखो ये हो गया, और बचा तुम्हारा कैश इन हैंड, दैट इज बैंक बैलेंस हम बोल सकते हैं। कौन सा क्लोजिंग वाला कितना था? 10,51,000, 10,51,000, और तो कुछ नहीं है। अगर कोई ये रहा तुम्हारा नेट एसेट्स वैल्यू, नेट एसेट्स वैल्यू क्या टोटल कितना आएगा? अमाउंट ऐड अगर हम लोग करते हैं 15,51,000 आना चाहिए, चेक इट, नहीं ज्यादा आएगा, ऐड करो कैलकुलेटर पे। इसका है 10 लाख 10,51,000 ऐड करो, कितना है? ये बहुत ज्यादा है। 151 1 हाँ 1155 100 ऐसा हो जा रहा है। 11 11 55 100 करोड़ में है। 1,15,51,000 आया, ठीक है। ये तुम्हारा टोटल एसेट्स वैल्यू आया, इसको हम बोलते हैं ए, करेक्ट। अब बी क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कितना है? क्वेश्चंस में था 10 लाख में था, हाँ 10 लाख यूनिट्स, 10 लाख यूनिट्स, राइट। तो अब बताओ सी क्या होगा? एनएवी पर यूनिट क्या होगा? ए बाय बी कितना आता है करो? 11.551, ठीक है। ये आया तुम्हारा एनएवी पर यूनिट, ठीक है। कोई डाउट? तो तुम्हारा क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, तो फोकस जो करना है तुमको इस चीज पे। तो अपना ठीक है। तो मेन फोकस क्या गलती हो सकता है बैंक बैलेंस कैलकुलेशंस पे, ये एरिया पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे गलती ना होना चाहिए, बिकॉज एक चीज याद रखना, हम लोग जो एनएवी कैलकुलेट करते हैं कहाँ से डेटा लेते हैं? बैलेंस शीट डेटा लेते हैं हम लोग बेसिकली, राइट। तो बैलेंस शीट का जो भी डेटा है तुम्हारा रिलेवेंट होगा, दैट इज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब पार्ट 2 में देखो क्वेश्चन में कुछ था कहानी, उस पर हम लोग आ जाते हैं। क्या है? ऑल्सो फाइंड आउट, यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बोलता हूँ ऑल्सो फाइंड आउट द एनएवी अगर इफ द म्यूचुअल फंड हैड डिस्ट्रीब्यूटेड अ डिविडेंड ऑफ ₹0.8 पर यूनिट। तो अगर बताओ म्यूचुअल फंड अगर डिविडेंड दे देता है तो इससे एनएवी कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? सोचो, अगर पैसा देता है तो उसका क्या कमता है? नेट एसेट कमेगा कि बढ़ेगा? पैसा आउटफ्लो तो कैश आउटफ्लो हुआ तो एसेट कम हो गया ना, बट नीचे डिनोमिनेटर क्या हुआ? वो तो सेम ही रहा। सेम ही रहा। तो अगर ऊपर का मेरा एसेट कम हो गया, नीचे डिवाइडिंग फैक्टर सेम है, तो क्या एनएवी कम हो जाएगा ना। इसीलिए जितना डिविडेंड देगा, अगर डिविडेंड नहीं देता तो बढ़ता, डिविडेंड दे रहा है तो कम हो जाएगा, राइट। समझ में आया? फिर वापस से पढ़ लेना ये वाला पॉइंट। बता रहे काफी बड़ा होता है ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा। क्या बोला? ऑल्सो फाइंड आउट द एनएवी इफ द म्यूचुअल फंड हैड डिस्ट्रीब्यूटेड अ डिविडेंड ऑफ रुपीज इतना पर यूनिट। अगर सपोज डिविडेंड देता क्या होगा?
2 नंबर पॉइंट में, ठीक है। इफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड कितना ऑफ ₹0.8 पर यूनिट, तब क्या होगा सोचो, तब उसका नेट एसेट वैल्यू में क्या इंपैक्ट आएगा, सोचो, थिंक अबाउट इट। तो उसका नेट एसेट वैल्यू बढ़ेगा या फिर कमेगा, समझाएगा क्या होगा, कमेगा ना बढ़ेगा, कमेगा सर। कमेगा ना, इतना से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा ना उसका। हाँ हाँ सर। तो देखो उसका रिवाइज्ड नेट एसेट्स वैल्यू क्या होगा, ये जो था तुम्हारा इतना से क्या कैश बैंक बैलेंस कम हो जाएगा ना उसका, ठीक सर। ये जो है तुम्हारा इतना से बैंक बैलेंस जो है अभी फिलहाल कम हो जाएगा ना, तो अभी तुम्हारा ये कितना आ रहा था, ऐड करो, वो 10 लाख इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना था उसका 87 लाख, 8 5 13 13 और 4.5 हो गया 17,50,000 510 कितना था 100,50,000। तो अच्छा उसके 4.5 लाख की ऐड हो जाएगा ना, कितना 3 लाख 105 105 00 00 000 000 ये है तुम्हारा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूडिंग बैंक, बैंक को छोड़ने से ये आएगा। तो ये जो पहले भी था ये अभी भी वही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, दैट इज देयर इज नो चेंज, कोई चेंज है नो सर। नो चेंज, बट क्या चेंज हो रहा, बैंक बैलेंस चेंज हो जा रहा है ना तुम्हारा। हाँ हम चाहते तो इसको एक लाइन में खत्म कर सकते, बैंक बैलेंस जो था पहले कितना था तुम्हारा 10,51,000 था, उससे माइनस तुम क्या कि डिविडेंड कितना पे किया हम 10 लाख, कितना होगा डिविडेंड अगर हम पे करेंगे 10 लाख यूनिट है इंटू 0.80 कितना आता है 8 लाख, तो तुम्हारा ये 8 लाख से कम हो जाएगा ना, तो बैंक बैलेंस कितना हो गया 2,51,000, तो नेट एसेट कितना हो गया, तो नेट एसेट कितना हो गया माइनस करो और ऐड करो, तो बेसिकली 1,05,000 प्लस 2,51,000 107 107 51 000, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ए। अब बी क्या है, यूनिट्स, यूनिट्स उतना ही है, कितना 10 लाख यूनिट है, उतना ही है राइट। तो एनएबी कितना हुआ 10.751, कम हो गया ना, इसका रीजन क्या है, बस यही सर कैश बैलेंस। तो एक म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन अगर डिविडेंड चाह दे, देखो उसका जो कैश इनफ्लो आया वो दे ही दिया बाहर, तो इन्वेस्ट तो किया ही नहीं, यूनिट तो वही है, तो उसका एनएबी गिर जाएगा राइट। इसीलिए डिविडेंड इन्वेस्टमेंट प्लान वाला का जितना देता है डिविडेंड उतना इनमें गिरते रहता है, अगर ग्रोथ प्लान होगा तो इनमें भी बढ़ते हैं कंटिन्यूअसली राइट। अब इसको एक लाइन में भी हम कर सकते थे सॉल्व, एग्जाम में अगर आए तो डिटेल में दिखाने का जरूरत नहीं राइट। और शॉर्टकट तरीका क्या है वो भी बता देते, शॉर्टकट एनएबी बिफोर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस डिविडेंड पर यूनिट। पहले एनएबी कितना था 11.551, अभी डिविडेंड कितना का दिया 0.80 पैसा, तो माइनस करो कितना आता है, वही आना चाहिए 11.551 माइनस 0.8 वही आया ना 10.751, अच्छा वो पर यूनिट में दिया हुआ है ना, बिकॉज वो पर यूनिट में दिया हुआ है। पर में दिया है वैल्यू। देखो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में इफ
पर यूनिट गिवन। तो शॉर्टकट ही है भाई, वो हमको पता ही है कि यही तो आंसर आएगा। अगर अमाउंट रहता तो यहाँ पे तुम जैसे कि यहाँ पे अमाउंट निकाले वो होता, तो हमको इस तरह से कैलकुलेट करनी पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया पर यूनिट, तो हमको पता है एनएबी इतने से गिरेगा, तो जितना से डिविडेंड देगा उतने से तो एनएबी गिरेगा पर यूनिट का, तो उतने से गिरा 10.751। दोनों में आंसर देखो सेम ही है ना। देखो इसको हम छोटा करें स्क्रीन, देखो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, थोड़ा सा छोटा करते एकदम छोटा बड़ा करते। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो। पूजा No, sir. मनीषा कोई नहीं डाउट? सर, क्लियर है। ठीक है ना। क्लियर समझ है। समझ से करना है, रटना नहीं है, या खाली कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि सोल्यूशन दे दिया बस ये कर ले, इससे कुछ नहीं हो। एक सम्स करो ढंग से करो, तो उस एक सम में जो तुम टाइम इन्वेस्ट की, बाकी सम में टाइम, बाकी सम्स में टाइम बचेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सम में करते हैं। ये सोल्यूशन तो यहीं पे आ गया है, इसको हमको कॉपी कराना था। एनीवे तुम लोग ये कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट, तुम जब सॉल्व करोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस ना, नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 161। आप वो 10 लाख इंटू 0.08 कर रहे हैं ना, क्या बोल रही हो? वो 10 lakhs इंटू 0.08 है ना, वो जो डिविडेंड वाला जो अमाउंट आप लिख रहे हैं। 10 लाख इंटू 0.08 नहीं है, 80 पैसा, 80 पैसे का 0.80 अच्छा होता है। अच्छा, ओके 10 नहीं इंटू इंटू। ओके सर, ठीक है, ओके। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 161। ये क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हम जब ये सॉल्यूशंस करेंगे ना, क्वेश्चन का बगल बगल में पेज ऐड करके करते रहेंगे, ठीक है, या फिर पुराना से दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तुम लोग घर पे ये तो रहेगा, उसका से ये कर लेना, ठीक। सर ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 11 पेज नंबर नोट कर लो 161, ठीक है 161। क्वेश्चन नंबर 11 11। ये सब एनएबी पे ही क्वेश्चन चल रहा है, जो सब क्वेश्चन बोलो उतने करना, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ये सब करने के बाद जब हम लोग स्टडी मैट देखेंगे या फिर स्कैन देखना, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा तुमको। एनीवे, तो जो है यहाँ पे बोला कि भाई एनएबी कैलकुलेट करो, क्या है, लिस्टेड कंपनी का शेयर्स है एट कॉस्ट। एट कॉस्ट मतलब ये कॉस्ट पे दिया हुआ है, बुक वैल्यू पे दिया हुआ है, ठीक है। बट हम लोग को जब एनएबी कैलकुलेट करें किस में लेना है, बुक वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू। कैश इन हैंड 1.23 है, ठीक है। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर एट कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अगर लिस्टेड है तो लिस्टेड मार्केट वैल्यू लेंगे, अगर नॉन लिस्टेड है तो बुक वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। ऑफ दिस बोला टोटल बॉन्ड एंड डिवेंचर कितना है 4.3। अब ऑफ दिस, इसमें से दो पोर्शन है, क्या है, इसमें से इतना का बॉन्ड्स एंड डिवेंचर लिस्टेड नहीं है, नॉट लिस्टेड एंड कोटेड, कितना 1 करोड़, तो इसका वैल्यूएशन भी 1 करोड़ पे ही होगा। अब बैलेंस जो है इसका मतलब क्या, लिस्टेड है तो कितना 4.3 माइनस 1 कितना होता है 3.3। ये नहीं ये नहीं, ये एक्चुअली अलग है, ये नहीं होगा, एक ही है, एक ही है, बस एक ही है, इसमें ये दो है। अब बैलेंस तो दिया नहीं है, बैलेंस में 3.3 वो क्या है, लिस्टेड है, उसका वैल्यूएशन अभी क्वेश्चन ने बता दिया कैसे करने होगा, मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा, राइट। तो बैलेंस जो है तुम्हारा, बैलेंस जो है 3.3 करोड़ टू बी एज पर मार्केट वैल्यू, राइट। और ये भी मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते समय तो क्लियर हो जाना है, ये मार्केट वैल्यू पे होगा, ये तुम्हारा बुक वैल्यू पे ही होगा, राइट। अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज क्या होता है, जैसे कि एफडी, आरडी, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड जिसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा हमको, वो कितना है 4.5 करोड़, तो ये भी बुक वैल्यू पे ही होगा वैल्यूएशन, राइट। डिविडेंड अक्रूड जो हम बोले थे ना, डिविडेंड मिला नहीं मिलेगा, एसेट है, तो ये भी तो ऐड होगा तुम्हारे एनएवी कैलकुलेशन में, ये क्या है, एसेट है, ऐड होगा। ऑब्वियसली एसेट एंड लायबिलिटीज जो है इन्वेस्टमेंट छोड़ के सब क्या बुक वैल्यू पे होगा। अमाउंट पेबल, पे करना है हमको, लायबिलिटीज है मेरा, एक्सपेंडिचर अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, लायबिलिटीज है मेरा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा,
तुम लोग को वहां से आवाज आ रहा है क्या? रिपीट कहाँ से हो रहा है आवाज? मेरा तो यहाँ पे माइक तो ऑफ ही है। ठीक, नेक्स्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स। ये कौन सा नंबर ऑफ यूनिट है बताओ तो? ये जो 20 लाख जो बता रहा है ये नंबर ऑफ यूनिट्स म्यूचुअल फंड का। किसका है? म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का ही होगा। ठीक है, शेयर्स हाँ। का तो है नहीं। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 20 लाख है, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है ये। ओके, नेक्स्ट। अब देखो बोला करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू 100। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे ये जो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज था, इसका रियलाइजेबल वैल्यू बता दिया। अभी मार्केट का वैल्यू इतना है, मिल जाएगा। तो अगर दिया हुआ है रियलाइजेबल वैल्यू तो वो ही लेना है। कितना? 106। 106 पॉइंट यही कंसिडर करना है हमको, 106.5। द लिस्टेड शेयर्स वर परचेज व्हेन इंडेक्स वाज। ये जो लिस्टेड शेयर्स है ये परचेज किए थे जब उसका प्राइस था 1000, जब इंडेक्स 1000 था तो इतना। अभी इंडेक्स कितना है? 2300। तो अभी इसका वैल्यू कितना होगा? सिंपल यूनिटरी मेथड, राइट। जब 1000 था तो उसका वैल्यू कितना था? 20 करोड़। 20 करोड़। जब 1000 था तो मेरा वैल्यू कितना था? 20 करोड़। तो जब अभी 2300 है तो उसका वैल्यू कितना होगा? निकालो। समझ में? यूनिटरी मेथड। अरे यार यूनिटरी मेथड तो है, 46। या फिर तुम ऐसे भी निकालो ना, 20 करोड़ डिवाइड बाई ये करने से नंबर्स मिल गया तुमको। नंबर्स इनटू मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस 46। वैल्यू। ठीक है, इसका पर्पस क्या है 20 बाई 20 करने का? 20 करोड़ डिवाइड बाय 1000 करने से जो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा तुमको, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अभी का करंट प्राइस। ये तुम्हारा करंट प्राइस, ये है तुम्हारा करंट मार्केट प्राइस। इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना हम। उस टाइम का मार्केट प्राइस से क्या निकाले? नंबर्स निकाले हम, और मल्टीप्लाई कर दिए करंट वैल्यू से, प्राइस से, तो बस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर एट एनएवी डेट 8 लाख। आज एनएवी जब कैलकुलेट करेंगे उस दिन उसका कितना वैल्यू है? 8 लाख। पहले कितना था? 3.3 था, तो अभी कितना हो गया? 8 करोड़। नॉट लैक्स, करोड़ से ये, तो यही कंसीडर करना है हमको। ये जो 3.3 बता रहे थे ना हम, अच्छा 3.3 वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड एंड डिबेंचर्स एनएवी तो ये अभी है 8 करोड़ हो गया। मार्केट वैल्यू। ठीक है, बस और तो कुछ है नहीं। लास्ट में बोला देयर हैज बीन अ डिविनिशन ऑफ 20% इन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। तो बॉन्ड्स एंड डिवेंचर जो है मेरा, उसमें डिविलेशन हुआ है। अनलिस्टेड वाला ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक वर्ड है देखो, अनलिस्टेड। तो जो अभी वैल्यू दिख रहा है उसमें इंटू 80% कर देंगे हम। एंड अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज जो है उसको बोल दिया एट कॉस्ट में लेने के लिए, तो उसको एट कॉस्ट ही लेंगे हम लोग, बोल दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये 106.5 नहीं लेंगे हम, तो उसका एट कॉस्ट जो था 4.5, 4.5 ही लेंगे। क्लियर? तो हमको कंसीडर क्या करना है? एसेट एंड लायबिलिटीज। जिसका मार्केट वैल्यू है उसी का लेना है, इसका नहीं है वो बुक वैल्यू पे लेना है हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको अगर हम सॉल्व नहीं करते, इसको हम बस मेरा जो कॉपी का आंसर है वहां से दिखा देते। कोई डाउट तुम लोगों को? नोट सेल कितना नंबर पेज था कॉपी का बोलो तो? हाँ, पेज नंबर, मेरा कॉपी का पेज नंबर के हिसाब से जाते तो 35 पेज। नोट कर लो, कॉपी का 35 नंबर पेज में तुमको मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अब तुम लोग जो कॉपी में अभी बोले ना क्वेश्चन, ऐसे नोट करो 11, सॉरी ऐसा नोट करो 11 बाई 161 बाई 35। इसका मतलब ये तुम्हारा बुक का क्वेश्चन है और ये आंसर है 35 पेज में कॉपी का। ठीक है, ऐसा नोट करना। 11 बाई 161 मतलब बुक में 161 पेज में क्वेश्चन नंबर 11। 35 मतलब जो हम कॉपी मैट भेजे उसमें 35 नंबर पेज मिले, तो 35 नंबर पेज ऊपर यहाँ मिलेगा, हम भेज देंगे फ्रेश। ठीक है, ये 34 है, इसके बाद ही 35 हो गई। 35 ये है एक्चुअली, दो पेज को हम एक काउंटिंग करते हैं, तो इसे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो करना क्या है? सिंपल एकदम, देखो क्या लिखा है। लिस्टेड शेयर्स है ये, लिस्टेड है ये है लिस्टेड शेयर्स। ये मार्केट वैल्यू पे होगा, राइट? कितना था मार्केट वैल्यू? अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो
ये आया था 20 बाई 1000 के थे नंबर्स आया था, 20 करोड़ है राइट, Yes. इंटू 2300 क्या आया था ये 20 करोड़ 46. बाई 1000, तो नंबर्स आया था इंटू 2000. 2300 रुपया करके, ठीक है, तो 46 करोड़ आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोगों का देखो, अगर क्वेश्चंस का तरफ हम लोग देखेंगे, कैश इन हैंड था दिया हुआ था वहां पे डायरेक्ट, फिर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स लिस्टेड वाला का वैल्यूएशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना था 8 लाख कि 8 करोड़ था, नहीं 8 8 करोड़, करोड़ होगा। 8 करोड़। ये एक्चुअली जो स्कैन किया ना, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा है एक्चुअली, ठीक है, तो हम भेज देंगे, ये 8 करोड़ है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर जो अनलिस्टेड है वो कितना 80% में बोला ना, कितना था 1 करोड़ था ना अनलिस्टेड, 1 करोड़ 80% मतलब 0.8 हो जाएगा, ठीक है। फिर अदर फिक्स्ड बोला था क्या तुम्हारा, एट कॉस्ट में लेने के लिए रियलाइजेशन वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा था, तो एट कॉस्ट में लेना है 4.5, ठीक है। डिविडेंड अक्रू इतना, तो एसेट वाला पूरा मार्क कर लेते, एसेट वाला पहले लिख लिए राइट। अब क्या लाइबिलिटीज, अमाउंट पेएबल, एक्सपेंडिचर अक्रूड, तो लाइबिलिटीज माइनस किया तो ये रहा तुम्हारा एनएवी, सो नेट एसेट वैल्यू। आप डिवाइड क्या करना, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कितना था तुम्हारा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, 10 लाख था कि 20 लाख 20 लाख था, तो 20 लाख है, इसको देखो ऊपर में करोड़ में लिए तो यूनिट भी करोड़ में लेने पड़ेगा, तो 20 लाख डिवाइड बाय 100 करने से करोड़ आता है कितना 0.2, ये क्या 20 लाख था उसको डिवाइड बाय 100 किया, किसमें करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0.2 करोड़, करोड़ ऊपर भी करोड़ होगा नीचे भी करोड़ होगा तब ना होगा, हाँ कि नहीं। यहाँ गलती से डोंट मिस्टेक, यहाँ पे अगर तुम गलती से 20 लाख कर लोगे तो डिवाइड कर दोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ जिस सिंस ऊपर में मेरा वैल्यू पूरा करोड़ में है तो नीचे डिनोमिनेटर भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो दोनों सेम इसमें होना चाहिए राइट, तो ये मेरा एनएवी आ जाएगा। ओके, कोई डाउट बोलो इसमें। मनीषा, पूजा, 0.0 करोड़ से 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 करने से कितना होता डिवाइडेड बाय 100 नहीं 10 है सर फेस वैल्यू, नंबर ऑफ 10 फेस वैल्यू, है? अच्छा किस क्या है वो, नंबर ऑफ यूनिट्स 10 फेस वैल्यू है और 20 लाख यहाँ पे करोड़ की, यहाँ पे 20 लाख किया, मतलब ये 0.2 है। हाँ तो ठीक ही है, तो 20 बाय 100 करना कितना आता है 0.2 ही आता है, तो 28 लैक्स है, लैक्स को तुम करोड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, 20 लैक्स बाय 100 करेगा ना, कितना आता है 0.2 ही आता है ना, 0.2 करोड़, 2 डिजिट कम हो जाएगा ना, ठीक है। इसमें कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 161, ये कॉपी का है पेज नंबर 35 में, ये हम भेज देंगे तुम लोगों को। ओके नेक्स्ट, उसके बाद आए थे हम क्वेश्चन नंबर, अब दूसरा टॉपिक में आ जाए, रिटर्न कैलकुलेशन, ठीक है। तो एनएबी कैलकुलेशन समझ में आया, कोई डाउट। 3 सम्स बेसिकली हम किए एनएबी कैलकुलेशन के ऊपर, अभी बहुत सब सॉल्व करेंगे, तो 3 सम्स में कोई डाउट है, नो सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सबके पास नोट किया हुआ, कौन कौन से 3 सम्स किए हैं, ठीक है। ओके यस सर। अब आ जाओ रिटर्न कंप्यूटेशन, क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो कर दिए हम लोग, ठीक है, अब रिटर्न कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रिटर्न कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कोई भी रिटर्न, सपोज तुम किसी भी चीज पे इन्वेस्ट की, सपोज यू हैव इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, ठीक है, तो तुम्हारे रिटर्न मतलब क्या होगा, म्यूचुअल फंड से क्या क्या मिलता है, म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें क्या क्या मिलता है, एक तो सर डिविडेंड मिल सकता है, दूसरा अगर हम म्यूचुअल फंड बेच दिए तो कैपिटल गेन होगा राइट, तो इनकम तुम्हारा क्या क्या हो सकता है म्यूचुअल फंड से, इसको पेन का कलर चेंज कर देते हैं, एक तो सर डिविडेंड मिल सकता है हमको, दूसरा कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कब होगा, एक तो अगर हम बेचेंगे, तो दूसरा अगर तुमको म्यूचुअल फंड कंपनी दे रहा है कैपिटल गेन, वो भी तो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तुमको डिविडेंड जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कैपिटल गेन भी तो म्यूचुअल फंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करता है राइट। और दूसरा अगर हम म्यूचुअल फंड को बेचे नहीं, होल्ड करके रखे, सपोज मेरा पास ओपनिंग एनएवी था 1 जुलाई का 100 रुपया, ठीक है, एंड एनएवी ऑन
31 जुलाई कितना हो गया, 120 रुपया। तो मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना रुपए से बढ़ा है, 20 रुपीज से ना। तो ये भी तो तुम्हारे लिए फायदा है रिटर्न कैलकुलेशन, जैसे कि शेयर मार्केट में जितना प्राइस वैल्यू बढ़ता है वो तो रिटर्न ही है परसेंटेज, राइट। तो चेंज इन एनएवी, it can be negative, it can be positive. If closing is greater than that is your investment value is more than your market value is more than your investment value, तो पॉजिटिव आएगा। अगर तुम्हारा अभी करंट मार्केट वैल्यू इज लेस देन योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो क्या नेगेटिव आएगा, राइट। इसको अभी एग्जांपल के साथ अभी हम लोग करेंगे। आगे नहीं, ये 3 पैरामीटर छोड़ के और कुछ है क्या म्यूचुअल फंड से, और क्या और कुछ मिल सकता है? नो, म्यूचुअल फंड से हमको इससे निकालना क्या, होल्डिंग पीरियड का रिटर्न निकालना है। ओके, फॉर इन्वेस्टर के लिए निकाला जाता है ये वाला। इन्वेस्टर का इन्वेस्टर ही तो चेक करता है मेरा रिटर्न कितना आ रहा है। वो देखेगा कि भाई म्यूचुअल फंड को कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है, तुम्हारा कैपिटल कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया तुमको, कैपिटल गेन। तीसरा, तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था पहले कितना था और अभी करेंटली कितना है, तो उसमें कितना चेंजेस आया, एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन कितना आया। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। अगर क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू तुम्हारा ज्यादा है कंपेयर टू ओपनिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो पॉजिटिव है। डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, वही तो हम लोग करते हैं। सपोज 1 लाख हम इन्वेस्टमेंट किए थे, अगर हम यहीं पे करते हैं, सपोज करने की जरूरत यहीं पे समझा देते हैं। यहाँ पे यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा ना, होना कोई चाहिए। पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट ही करें तो बेटर रहेगा ना, ये भी पोर्ट्रेट है वो भी पोर्ट्रेट है, ठीक रहेगा। गलत हो गया, यहाँ करना था। वो जो पेज में आप रह रहे हैं उसके वहीं पे ऐड करना पड़ेगा, तब वो नेक्स्ट पेज में ऐड। अभी तो वही किया यार। हाँ वही पेज, हम नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट पेज में करेंगे तो उसका पीछे है। हाँ ठीक है। एनीवे, तो हम लोग रिटर्न बता रहे, रिटर्न कैलकुलेट कर रहे। पेन का कलर रिटर्न, तो डिविडेंड क्या क्या आ सकता है, एक तो सर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया म्यूचुअल फंड कंपनी, प्लस और क्या आ सकता है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी तो तुमको डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तुम्हारा जो वो नहीं, तुमको जो डिस्ट्रीब्यूट किया बाय म्यूचुअल फंड, राइट। प्लस तुम्हारा जो चेंजेस हुआ, चेंजेस इन एनएवी पर यूनिट में अगर देखें, या फिर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, ठीक है, यही है तुम्हारा रिटर्न। अब एक तो एग्जांपल लेके, सिंपल एकदम एक तो एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज इन्वेस्टमेंट किए थे कितना, ₹1 लाख एट ₹10। ये क्या था, मेरा एनएवी था 10 रुपए में, ठीक है। नाउ क्लोजिंग एनएवी, जिस दिन भी हम रिटर्न कैलकुलेट करें, टुडे कितना है, ₹15 करके है, ओके। तो बताओ इन्वेस्टमेंट वैल्यू तुम्हारा कितना था, 1 लाख रुपया था। तो अभी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा, नंबर्स निकालो। 1 लाख बाई 10 कितना आता है, 10 इंटू 15 दैट इज कितना हो गया, 1,50,000। ये क्या है, चेंजेस इन एनएवी, यही है ना। इसको हम बोल सकते हैं ये सर चेंज इन एनएवी या फिर चेंज इन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड। ये तो फायदा ही है कि इतना वैल्यू बढ़ेगा, राइट। इसके हम बात करें चेंजेस इन एनएवी, ये अगर बेच देते तो कैपिटल गेन होगा, वो तो मेरे अकाउंट में होगा, हम तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न निकाल रहे। दो टू थिंग इज डिफरेंट। तुम अब बोले सर हम बेच दिया, तो बेचा तो तुम्हारा यहाँ पे हुआ कैपिटल गेन, तुम बेचो तुम्हारे लिए कैपिटल गेन, उसका भी नहीं भी बेचो तो तब भी तुम कैपिटल गेन निकाल सकते हैं, राइट। नाउ अब सपोज तुमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया है, अब सपोज तुमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया था ₹50 पर यूनिट, ठीक है। और कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन किया ₹1 पर यूनिट, ओके। अब बोला रिटर्न कैलकुलेट करो, तो क्या करेगा तुम यहाँ पे कि सर डिविडेंड कितना मिला हमको,
ये टोटल, ये रुपीस पर यूनिट में भी हम जा सकते हैं। अगर रुपीस पर यूनिट में जाते हैं कितने तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, 0.5 पैसा पर यूनिट में। टोटल में कितना डिविडेंड मिला होगा, 10,000 तुम्हारा पास शेयर्स था, तुम्हारे पास शेयर्स कितना, आई मीन शेयर्स बोले, म्यूचुअल में कितना था, 10,000 यूनिट्स था। तो 10,000 यूनिट्स इंटू 0.5 कितना होता है, 5,000। ठीक है, ओके। अब क्या मिला, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन किया तुमको 1 रुपया करके, तो कितना आएगा, 10,000, डायरेक्ट शॉर्टकट मारे। ठीक है, और यहाँ पे तो 1 रुपया ही होगा। ओके, तीसरा क्या आएगा मनीषा बताओ, चेंजेस इन एनएवी या फिर इन्वेस्टमेंट, कितना, 50,000। क्या, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर यूनिट में अगर देखा जाए कितना होगा, 5 रुपया। 5 रुपया। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे टोटल रिटर्न अमाउंट में कितना हुआ भाई, 5, 10 और 50, दैट इज 65,000। ठीक है, अगर पर यूनिट में कितना हुआ, 6.5। देखो दोनों टोटल में भी निकाल, दोनों में सेम ही आंसर आएगा एग्जाम में, इसीलिए तुम आइदर टोटल में निकालेगा तो ज्यादा मेहनत कैलकुलेशन, पर यूनिट में भी तुम निकाल सकते हैं। अब तुम्हारा भाई एक बात बताओ, व्हाट इज योर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना था तुम्हारा, मैंने इन्वेस्टमेंट तुम कितना किया था, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना था, 1 लाख। इसमें कितना, 10 रुपया पर यूनिट में अगर जाते तो ये रिटर्न आया तुम्हारा बी, इसको ए कर लो, इसको बी कर लो। ठीक है, तो भाई अगर परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना, 1 लाख लगा के तुमको कितना फायदा हुआ, 65,000। तो क्या होगा, 65,000 दैट इज रिटर्न डिवाइडेड बाय एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, 1 लाख इंटू 100 कितना परसेंट होता है, 65%। यहाँ पे सेम हुआ 6.5 बाई 10 इंटू 100, यहाँ पे कितना 65% रिटर्न है। ये जो 65% रिटर्न है 1 साल का हुआ, ये क्या है 1 साल का, सिंपली अगर चले तो 1 साल का रिटर्न है, 1 साल का है, या फिर जितना दिन का हम होल्ड किए थे उतना दिन का होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जितना दिन तक होल्ड किए होंगे ना, 1 साल का नहीं हो सकता, 1 महीना में ये वाला 65% रिटर्न है, तो दिस इज कॉल्ड होल्डिंग पीरियड रिटर्न। समझ में आया, ये हम इसीलिए इसमें नोट ऐड किए, इससे क्या होगा फायदा, तुम लोग जब पीडीएफ देखोगे ना तो ये बाद में ये, इसलिए हम कोटेड वाला फॉर्म में किए, तो ये तुम्हारा आ गया रिटर्न। ठीक है, तो अब 3 कंपोनेंट तो तुमको याद रखना है बेसिकली, यहाँ पे 3 कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट बताओ, एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना म्यूचुअल फंड हमको दिया, कैपिटल गेन कितना हमको डिस्ट्रीब्यूट किया, दूसरा मेरा इन्वेस्टमेंट में क्या चेंजेस आया, डिवाइडेड बाय ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, हम कितना इन्वेस्ट किए थे, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, इसको ओपनिंग बिगिनिंग मतलब मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना था। ठीक है, इनटू 100, दिस इज कॉल्ड होल्डिंग पीरियड रिटर्न। ये जो परसेंटेज आया मेरा 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 केस में 65%, इट कैन बी 1 मंथ का रिटर्न, इट कैन बी 2 मंथ का, जितना मेरा होल्डिंग पीरियड था, डिपेंड करता है कि कितना दिन तक तुम होल्ड करके थे, 1 महीने का तुम कैलकुलेट किया, 2 महीना का, उस हिसाब से। ठीक है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये क्या 1 साल का है, नो, दिस इज क्या, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं एचपीआर। इट इज नॉट पर एनम, पर एनम क्या होगा, 12 महीना का होगा तो, ठीक है। अब यही चीज बोला, दिस इज एनुअलाइज, इसको हम लोग एनुअलाइज कर सकते हैं, एनुअलाइज मतलब 12 महीने में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ द फॉलोइंग, सिंपल है कि भाई सपोज ये मेरा होल्डिंग पीरियड के जो रिटर्न आया अभी 65%, ये 6 महीना का है, अगर 6 महीना का 65% है तो 12 महीने का कितना, तो डिवाइडेड बाय n इंटू 12, n मतलब मेरा एक्चुअल होल्डिंग पीरियड इंटू 12। सेम अगर डेज में निकालना है, सपोज हम 20 दिन का मेरा होल्डिंग था, तो डिवाइडेड बाय 20 दिन इंटू 365, तो ये एनुअलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा ना। सेम चीज सपोज नाउ सपोज
ये मेरा होल्डिंग पीरियड था, सपोज हम मान के चलते ये था तुम्हारा 6 मंथ्स, ये जो डेटा लिया हम 6 मंथ्स का। नाउ एनुअलाइज रिटर्न, नाउ बोल रहा है कि भाई एनुअलाइज्ड रिटर्न कैलकुलेट करो, तो क्या होगा 65 डिवाइडेड बाई 6 मंथ्स, दैट इज कॉल्ड n, राइट, इनटू 12, तो कितना होगा, करो, डबल हो जाना चाहिए बेसिकली, 65 into 12 दैट इज 130% हो जाएगा ना। 130. 130. सेम चीज यहाँ पे भी करो, 65 सेम ही आएगा, यहाँ पे भी सेम ही आएगा, यहाँ तो सेम ही आएगा, ठीक है। यही वाला बोलता है भाई डेज में करो, डेज में करो, तो सपोज ये 180 दिन का था मेरा, सपोज ये जो रिटर्न है मेरा 180 डेज का था, तो 365 दिन का कितना है, तो क्या होगा 65 डिवाइडेड बाई 180 दिन इंटू 365 डेज, 131.8. सेम ही आएगा, थोड़ा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा, 131.8. 131 आएगा, बस 1.80. राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा, समझ में आया। यही है रिटर्न, मतलब म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैलकुलेशन में ये सब पैरामीटर इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता भी है। कोई डाउट, एकदम सिंपल है ना, बस समझ समझ से करना है, रटना नहीं है। सब लोग बोलते हैं एसएफएम रटने वाला चीज है, रटने वाला नहीं है, समझ समझ से करने से ऐसे ही तुमको याद हो जाए, बस तुमको एक कंसेप्ट याद पता रहना चाहिए। जब भी रिटर्न बोले मतलब डिविडेंड, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, चेंज इन एनएवी का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखना रिपीट करता है, एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आता है, 1 पेज नंबर 157 में आ जाता है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग, ओके, तो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 157, और इसका आंसर कहाँ मिलेगा तुमको, कॉपी का 36 में, कॉपी का 36, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में चले जाते, सर आंसर नंबर पेज कितना बोले? 36, ये तो 36 है ना यहाँ पे। ओके सर। तो आप क्वेश्चंस ओपन करते हैं, कितना था क्वेश्चन नंबर 1, 1 page 157 था ना, 157 मतलब इस तरफ आएगा, ये वाला क्वेश्चन देख रहा है क्वेश्चन, यस सर। ओके। तो ये 3 टाइप का म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड MFA, MFB, MFC, अलग अलग टाइप का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होंगे हम एज ए इन्वेस्टर। एक किसका क्वेश्चन है, इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न कैलकुलेट करते हैं ना, ये कौन है, इन्वेस्टर है, ये कौन है, कोई सी एक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट किया है, he has invested in 3 mutual fund scheme as per details below, इसमें एंड इसमें 3 जगह इन्वेस्ट किया वो, ठीक है। कब इन्वेस्ट किया है भाई, ना अलग अलग डेट है, 1/12/2003 है, तो ये सब तुम्हारे लेटेस्ट हिसाब से आएगा, तुम ईयर को भूल जाओ, मंथ डेट पे फोकस करो, 1/12, 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 दिसंबर, 1 जनवरी एंड 1 मार्च को इन्वेस्ट किया है, ठीक है। नाउ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना किया, 50,000, 1,00,000, 50,000, ओके। कितना अमाउंट किया, उसको डिवाइड किया, यूनिट कैसे मिलेगा, डिवाइड करने पड़ेगा, उस दिन का एनएवी क्या था, एट एंट्री टाइम पे एनएवी कितना था, इतना, तो दिस बाय दिस करने से नंबर मिल जाएगा ना, दिस बाय दिस करने से भी नंबर आ जाएगा, दिस बाय दिस का नंबर कितना आया होगा उसको पता चल जाएगा, राइट, ओके। नेक्स्ट क्या बोला भाई, डिविडेंड रिसीव्ड अप टू 31 मार्च, ये एक्चुअली 2003-4 का है, तो अप टू 31 मार्च अभी तक कितना मिला, 950 टोटल डिविडेंड रिसीव बोला, नॉट पर यूनिट, टोटल 950, टोटल 1500 मिला, इसमें तो दिया ही नहीं उसको, ठीक है। अब बोल रहा है कि बेसिकली डिविडेंड दिया, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है नहीं। दूसरा बोला क्लोजिंग एनएवी कितना है 31 मार्च को, ये तो तुम यहाँ पे चेंज इन एनएवी का जो हम बात कर रहे थे, तो ओपनिंग एनएवी कितना था, 50,000, 1,50,000 इन्वेस्टमेंट वैल्यू, क्लोजिंग एनएवी क्या होगा, जो यूनिट था, यूनिट इनटू दैट, यूनिट इनटू दैट, यूनिट इनटू दैट, राइट, तो मेरा क्लोजिंग एनएवी आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस, चेंज इन एनएवी, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, क्लोजिंग ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना, अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट, दैट इज रिटर्न कैलकुलेट करें, व्हाट इज द इफेक्टिव यील्ड मतलब रिटर्न ऑन पर एनम बेसिस, तो नॉर्मल हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न पहले कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे मेरा होल्डिंग पीरियड कितना आ रहा है, होल्डिंग पीरियड कितना आ रहा है, पहले वाला में अगर 1/12 को किया है 1 दिसंबर, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स, तो ये 4 मंथ्स का है, राइट। दूसरा वाला में 3 मंथ्स,
तुम्हारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न यहाँ 3 महीने का लिख लेगा, यहाँ पे 1 ही मंथ का लिख लेगा। हाँ। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी कभी डेज में ही मांग लेता है, ये मंथ में क्या, अगर डेज में करेंगे तो 4 मंथ का जगह डेज कितना हुआ, ये दिसंबर मतलब 31 दिसंबर, जनवरी मतलब 31 जनवरी, फरवरी मतलब उस साल का हिसाब से 28 फरवरी होगा, तो 31 प्लस 28 प्लस 31, तो कितना डेज होगा वहां पे होगा, डेज बताओ कितना हो रहा है? 91 हो जाएगा, 31 को लेके करते हैं तो। ज्यादा हो गया ना, 4 महीने है ना, 121 डेज हो रहा है। अच्छा तो क्या हाँ, होता है, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28, ये अगेन 90 मार्च तक 31, होगा। तो कितना हुआ 121 121 डेज। ठीक है, इस केस में कितना होगा, 31 प्लस 28 प्लस 31 करने से 62 एंड ये 90 डेज होगा, ये 90 डेज होगा सेकंड ये वाला, 90 डेज, और यहाँ पे 31 डेज, 31 तो हम डेज। डेज में भी निकाल सकते हैं एंड इसमें भी, दोनों भी निकाल देना क्वेश्चन में। कभी कभी क्या होता है, अगर तुम ईयर, तुम क्या के मंथ में निकाला और एग्जामिनर का जो सजेशन आंसर है डेज में आंसर नहीं मैच किया तो काट देगा, तो तुम दोनों में निकाल देना लास्ट में आंसर, डेज में भी इतना आ रहा है, इसमें इतना, जो चेक करने करे। ओके, इसको आप सॉल्व करते हैं, एकदम इजी है। ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया? ठीक है, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते बगल में। सर जी, व्हाट इज द इफेक्टिव यील्ड पर एनम बेसिस बोला है, मतलब ये ईयरली मतलब तुम्हें होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है, उसको डिवाइडेड बाय n into 12 करना है, मतलब इंटू 12 करना है या डिवाइडेड बाय n मतलब डेज इंटू 365 डेज करना है। ठीक है, ये क्या होगा, जो भी तुम्हारा रिटर्न परसेंटेज आया वो n मतलब होल्डिंग पीरियड तुम्हारा, अगर ईयर में निकालना है 12, अगर डेज में निकालना है क्या होगा, इंटू 365 डेज। ठीक है, दोनों में कर लेना है। इसको कॉपी से करा है कि यहाँ पे सॉल्व करे, बोलो बगल में साइड में, यहीं पे कर दीजिए। यहीं पे कर दे, यहाँ पे बार बार लिखने पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे कर देते, तुम लोग याद रहेगा ना आप कहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, कॉपी में ऐसे किया हुआ ही है, तो हम साइड में करते तो सो तुम लोग इजीली समझ में आए। अच्छा, प्लस इसी में करना पड़ेगा, इसको हम पोर्ट्रेट में लेने पड़ेगा क्योंकि ये पेज पोर्ट्रेट है, ये भी पोर्ट्रेट लेने से सही रहेगा ना, पोर्ट्रेट ही सही रहेगा। ये आपका पोर्ट्रेट नहीं, ये तो बुक आपका है। वो पोर्ट्रेट में है, उसको हम एक ही बड़ा कर रहे हैं तो पोर्ट्रेट, तो ये भी पोर्ट्रेट ही सही है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 157। ठीक है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब बुक देखने का जरूरत नहीं, कहानी तो पिक्चर समझ में आ गया, बस फॉर्मेट में फोकस करो। ठीक है, तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड बढ़ देते हैं, म्यूचुअल कलर चेंज कर, म्यूचुअल फंड ए, सॉरी, म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी, म्यूचुअल फंड सी, 3 टाइप का म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट किए थे। खाली सोचना कि तुम अपने आप को सोचना कि यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस 3 म्यूचुअल फंड, आप तुमको रिटर्न कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लो होल्डिंग पीरियड। इस केस में कितना मंथ आ रहा था, 4 मंथ, इसमें आ रहा था तुम्हारा 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, इसमें 1 मंथ। ठीक है, अगर हम डेज में जाते हैं तो डेज भी लिख नोट कर लो यहाँ पे, 120 इसमें आ रहा था तुम्हारा पहले वाला में 121 डेज, 90 डेज एंड 31 डेज। ठीक है, ओके। अब यहाँ से तुम जो जो डेटा एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है वो तुमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर ABC करके लिख सकते हो। ए, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, यही था ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट वैल्यू था, तो चुपचाप यहाँ पे क्या किया, इन्वेस्टमेंट वैल्यू लिख लिया। इसमें कितना था, 50, 1,50,000, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 50,000, 1,00,000 एंड 50,000। ठीक है, यहाँ दे देना रुपीज, सब कुछ रुपीज में है। दूसरा ओपनिंग NAV ऑन एंट्री डेट, एंट्री डेट मतलब समझ में आएगा किस प्राइस में किए, कौन सा कितना था NAV, 10.5, 10 एंड 10,
ये भी रुपीस में है 10.5, 10 एंड 10। तो ये दोनों डिवाइड करने से क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड ए डिवाइडेड बाई बी। इस केस में कितना आएगा? 4761 4761.90 यूनिट्स। ठीक है, ये सब जो है यूनिट्स में आ रहा है, यहाँ पे नोट कर लो, यूनिट्स में आएगा। 10,000, दूसरा वाला तुम्हारा 10,000 यूनिट्स, उसके बाद वाला 5,000। 5,000। ठीक है, यहाँ तक है। अब डी में आ जाओ। तुमको चाहिए क्या? डिविडेंड वाला चाहिए था। डिविडेंड कितना मिला? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? 950, 950, 1590। ठीक है, ये रुपीस में है। 950, 1500, ये नील। ओके, अब और एक चीज तुमको चाहिए, क्या बोलो तो? क्लोजिंग एनएवी। क्लोजिंग यही फॉर्मेट में करना। ओके, ये रुपीस पर यूनिट है ये, राइट? कितना था क्लोजिंग एनएवी? 10.4, 10.1, 9.80। तो 10.4, 10.1, 9 इसको बुक 9.80। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास क्लोजिंग एनएवी है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग एनएवी वैल्यू, दैट इज क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ जाएगा। क्लोजिंग एनएवी वैल्यू, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट वैल्यू, राइट? आईएनवी शॉर्ट में। कितना है? मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। कितना आ रहा पहले वाला केस में? 49,523.76 49, 523 523.76 सब पूरा राउंडिंग ऑफ को लेके पूरा करना। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें 10,000, तो 1 लाख 10,100, 1,01,000 होना चाहिए ना। दूसरे वाले में तुम्हारा आना चाहिए 40, 5,000, कितना आ रहा है? 49,000 5,000 इंटू दिस करने से 49,000 आ रहा है। ठीक है, बस अब तुमको चाहिए क्या? EFG रिटर्न डेट। पहले ये जो यहाँ तक हम क्या किए? डेटा रेडी किए और कुछ नहीं। हमको पता था, दिमाग में माइंड में कैलकुलेशन चाहिए था, रिटर्न चाहिए था। वो रिटर्न के लिए चाहिए क्या था? डिविडेंड, जो हमको यहाँ से मिला। चाहिए क्या था? क्लोजिंग चेंज इन एनएवी, जो हमको यहाँ से एंड यहाँ से मिलेगा, राइट? बाकी ये मेरा फर्स्ट वर्किंग था। ये जो था मेरा क्या था? ये मेरा वर्किंग था मेरा, ये चाहिए था हमको। अब तुम फाइनली जो तुमको डेटा कैलकुलेट करने के लिए जो रिटर्न चाहिए क्या? रिटर्न, तो यहाँ पे तुम चेंज कर लिखो इसको रिटर्न। कितना है रिटर्न? क्या क्या चीज ऐड करेंगे बोलो रिटर्न के लिए? एक तो डिविडेंड रिसीप्ट, राइट? उसके साथ और क्या करना है? F माइनस ए। बोलो। अरे मेरा कार्ड पे नहीं दिया था। हाँ, ये तोड़ दिया था क्या? तो हाँ, ये भी चाहिए। ठीक, ये है। ये तुम्हारा हो गया डिविडेंड वाला। ये क्या है? चेंज इन एनएवी। तो व्हाई नॉट हम एक काम करते, यहाँ पे एक और कलम ऐड कर देते, EFG, G इसको कर लेते, H इसको कर लेते, क्या? चेंज इन एनएवी, और इजी कर लेते ना, हाँ कि नहीं? चेंज इन एनएवी क्या? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग एनएवी, राइट? दैट इज, इसको अगर हम छोटा जब इसको मिटा देते हैं, EFG, ये क्या होगा? चेंज इन एनएवी। क्या करेंगे बोलो? F माइनस ए, बस और सिंपल कर लो, माइनस करो। इस केस में क्या हुआ? माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 4470, कितना आ रहा 1.80। है? -470 कितना आ रहा है?
एक माइनस एक है। 44,761.8. अच्छा 49,523.476 49,523.76 माइनस 50,000 करो। 476.24 नेगेटिव 476.24 ये नेगेटिव में आ रहा है तुम्हारा। दूसरा वाला करो। 1,00,000 1 माइनस 1 तो 1,000 ही आएगा। 1,000 है। और वो भी 1,000 आएगा। दूसरा वाला भी तुम्हारा 1,000 ही आना 1,000 चाहिए। 1,000 माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एप्रिसिएशन हुआ, यहाँ पे एप्रिसिएशन हुआ बट यहाँ पे डिमिनिशन होगी। ठीक है, अब फाइनली तुम्हारा रिटर्न आ जाएगा ना भाई। रिटर्न का अमाउंट चाहिए था तुमको, क्या 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 ऐड होगा इसमें, बोलो डी प्लस जी है कि नहीं। ये दो तो चाहिए था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस चेंज इन एनएपी। ये दो ही तो मेरा रिलेवेंट है, ये दो निकालने के लिए तो इतना कहानी हम किए। ठीक है, तो ऐड करो 950 प्लस कितना आ रहा है, 473 नेगेटिव है ना। 473.76 473.76। ठीक है, नेक्स्ट वाला ये क्या है, 1,000 2,000 नहीं सॉरी 1,500 प्लस ये 2,500 हो गया। इससे वाला ये माइनस में है, -1,000। ठीक है, ये डेटा है, तो ये भी डेटा मेरा रिलेवेंट था। एकदम इसी फॉर्मेट में करना, एकदम मिस्टेक्स होगा ही नहीं। ठीक है, आ गया। अब बस परसेंटेज निकालना है, होल्डिंग पीरियड GHI, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ये परसेंटेज क्या करना है बोलो, कैसा रिटर्न होगा ना कौन सा, जो आपने 2,500 लिखा है। क्यों 500 होगा, ये तो 1,500 प्लस है, ये भी तो 1,000 प्लस है ना। अच्छा वो ऐड हो रहा है ना, सॉरी। ऐड हो रहा है, तो जहाँ माइनस है वहां माइनस करना है। ठीक है, तो ये परसेंटेज क्या होगा, रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट वैल्यू, कौन सा ओपनिंग वाला ना, इनटू 100, राइट। तो तुम्हारा रिटर्न कौन सा कॉलम है, H डिवाइडेड बाय A इंटू 100, बस कैलकुलेटर का खेला है बस। दिस डिवाइडेड बाय कितना, 50,000 इंटू 100 करो, एक ठो का दिखा देते हैं, 473.76 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 कितना आएगा, 0.947.5 इंटू 100 किया है 0.947.5 राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहे हैं क्या, 0.95 0.95 करो, राउंडिंग ऑफ करना है भाई, 0.95। ठीक है, परसेंटेज में आया। ओके, नेक्स्ट इसमें कितना आएगा, 2,500 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना था, 1,00,000 इंटू 100 कितना आ रहा है, 2.5%। -1,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, इसमें कितना आ रहा है, -2 -2%। तो ये जो आया ये क्या है, ये एनुअलाइज है ना कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, ये होल्डिंग पीरियड सर ये होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग मतलब ये 4 मंथ्स का रिटर्न जो करते हैं ना हम लोग, अभी जो देखते हैं ये 4 मंथ्स का रिटर्न है, ये 3 मंथ्स का, ये तुम्हारा 1 मंथ्स का, या फिर डेज में देखा जाए तो ये डेज वाला। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन में क्या बोला था, एनुअलाइज करने, IJ बोला था ना, एनुअलाइज रिटर्न। एनुअलाइज रिटर्न परसेंटेज, तो यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है कि डेज में करना है कि सर मंथ में करना है, तो तुम दोनों कर दो। ठीक है, क्या हुआ, कहाँ गिर गई, ऊपर से ठीक है, पर एनम ये क्या होगा, तो तुम्हारा 0.95% डिवाइडेड बाय n क्या है, n इक्वल्स टू यहाँ पे 4, छोटा करो, n क्या है 4 मंथ्स ना, 4 ए इक्वल टू तुम्हारा समझने के लिए तुम 4 ही लिखना है, इनटू क्या होगा यहाँ पे 12, कितना आ रहा है 2.871। 2.871%। ठीक है,
ये वाला क्या होगा 2.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12 कितना होगा? 9.99 ऐसा है, मतलब 1 हो जाएगा राउंड ऑफ करेंगे तो 10% होगा रे। हाँ हो 10 10%। 10%। उसके बाद ये वाला -2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 12 -24% होगा। ठीक है, कॉपी में ऐसे हाईलाइट करके करना। ठीक है, अब देखो तुम्हारा जब डेज में करोगे आंसर डिफरेंट आएगा। देखो अब एग्जामिनर में सजेस्टेड आंसर का डेज में का तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा तो आंसर काट देगा, इसलिए दोनों कर देना है। अगर डेज में करते हैं हम लोग, सॉरी 365 डेज ही लेके चलते हैं, तो क्या होगा 0.95 डिवाइडेड बाई, यहाँ डेज कितना था 121 डेज इंटू 365 कितना आ रहा है 2.86। पहले ना इसको ऐसा कर लो, तुम ये स्केल से ये सब कर लेना। ठीक है, कितना आ रहा है 2.86 2.86 राउंडिंग ऑफ करके भी 865 87 आ रहा है 87। 87 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाला अगर करेगा तो 2.5 डिवाइडेड बाई 90 डेज इंटू 365 कितना आ रहा है 10.138 मतलब 14 हो जाएगा 10.14। 10.14%। दूसरा वाला -2 बाई 31 डेज है ना ये इंटू 365 कितना आ रहा है -23.55। -23.55 है क्या? 54 आ रहा है 54 आ रहा है 55 हो जाए। देखो दोनों में आंसर डिफर किया ना, तो क्या रिक्स ले रहे नहीं है भाई। ये सम्स अगर आया तो तुम एक बार मंथ में भी दिखा दो एंड एक बार डेज में भी दिखा दो, कहाँ चले गए। ठीक है, क्लियर दिख रहा है पूरा स्क्रीन में? कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, अब इसी टाइप का सम्स है, देखो क्वेश्चन नोट करो तुम लोग करना। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 163 होमवर्क रहा, सेम टाइप का क्वेश्चन है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 163। ठीक है, यस सर। सेम इसी का तरह क्वेश्चन है। नहीं सेम ही क्वेश्चन देख लेते करो, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है ना, पेज नंबर 163 बताया ना, 1 मिनट पे। नहीं ये तो वो वाला है, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 वाला है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 दिए थे ना उसका ये वाला नोट करो। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी स्टार्टिंग में कराए थे उसका ये सेम टाइप का प्रैक्टिस के लिए तुम्हारा ओके सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसके साथ ये 15 को भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 जो था इस आज जो करा है उसके साथ 15 पेज नंबर 163। ठीक है, ये करना सेम टाइप का है, तो तुम लोग 6 भी करना कॉपी में, ये भी साथ में कर लेना, वो भी एक करने से चलेगा, ये फॉर योर प्रैक्टिस के लिए होमवर्क। ठीक है, और ये वाला टाइप का जो करा है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी है और इसका इस टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारा मिलेगा बुक दो। इस टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, इसी को प्रैक्टिस कर लेना, छोड़ो क्वेश्चन नंबर 6 का बदले 15 वाला को कर लेना उसके साथ ही। ठीक है, इस टाइप का प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास तुम लोग को वेडनेसडे कराएंगे 7 बजे से। ठीक है, अब थोड़ा टालने पड़ेगा। ओके सर। तुम लोग कोशिश करना मॉर्निंग उसके 7 हाँ बोलो सर, मॉर्निंग का 7 में। मॉर्निंग नहीं इवनिंग में। अच्छा, इसके बाद तुम लोग एक वाला क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 156। इसी का जो रिलेटेड जो क्वेश्चन था ना अभी जो हम क्वेश्चन कराए, पेज नंबर 11 सॉरी पेज नंबर 156 का क्वेश्चन नंबर 11 ये ये वाला क्वेश्चन। ठीक है,
अभी ये सेम टाइप का किए ना, डिविडेंड रिसीव इतना है, ओपनिंग एनएवी दिया हुआ है, ठीक है, इसको काट देना ये वाला, तो इसका बदले नीचे है कि इन्वेस्टमेंट इतना था इन्वेस्टमेंट का टाइम पे, और इन्वेस्टमेंट ही हैज इन्वेस्टेड 80,000 इन ईच स्कीम, सब में 80,000 इन्वेस्ट, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 156। इसका भी आंसर कॉपी में है। उसके बाद फिर दूसरे नेक्स्ट ऊपर क्लास में वाला नहीं लेना है ना, डिविडेंड रिसीव अप टू, ठीक है, पेज 156 है, तो 2 करना है, आज जो करा है वो तो करना ही है, उसके साथ साथ 11 वाला भी करना है, पेज 156 वाला, एंड क्वेश्चन नंबर 6 का करा ही, और एक था क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 1 कितना था, पेज 163, वो भी करना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है अच्छे से, जिस तरह से मेरा कॉपी में सॉल्व किया हुआ है ना, जिस तरह से हम कॉपी में पूरा नोट्स वगैरह रहता है उस तरह से करना है। देखो ये जो कॉपी है, कॉपी कहाँ गई, जिस तरह से हम कॉपी मेंटेन किया करते थे, ठीक है, तो इस तरह से पूरा तुम लोग को भी करना है। ओके, स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट समझाया था तुम लोग 2 क्लास का, उसका पूरा एक जगह अच्छे से नोट कर लेना, छोटा करके समरी करके। उसके बाद जिस तरह से कॉपी में है, हम टॉपिक वाइज चल रहे, एनएवी कैलकुलेशन के 3-4 क्वेश्चन नंबर 6 कराए आज ये, ठीक है। फिर तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 9 कराया 160 वाला, ठीक है। अगेन 11 कराया 161 वाला, ठीक है। फिर ये सब देख सकते तुम, एंड ये जो तुम्हारा फिर कराया ये वाला रिटर्न कैलकुलेशंस, ठीक है। एंड ये बताया उसी रिटर्न का एक होमवर्क 11 क्वेश्चन नंबर था, एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो कराया ना एकदम टॉप में, एकदम स्टार्टिंग में, इसी का एक और एक जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 163, इसके साथ कर लेना, प्लस क्वेश्चन 15 पेज नंबर 163 ये भी कर लेना, सेम टाइप का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो कोई डाउट है तो बोलो, नहीं सर, तो डाउट ठीक है। नहीं है, सब बना अगर लेते हम, हैं। ठीक है, ओके, एंड करते हैं। तो ब्रीफ अगर करें तो एनएवी कैलकुलेशन में क्या आएगा, मार्केट वैल्यू कंसीडर करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। जहां मार्केट वैल्यू है वहां लेना है, या नहीं रहेगा बुक वैल्यू लेना है, बट एक गलती हो सकता है, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस हम लोग पूछ सकते हैं, तो वो कंसीडर करना है। रिटर्न कैलकुलेशन में 3 ही कॉम्पोनेंट है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिला तुमको, कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिला, एंड चेंजेस इन एनएवी इन्वेस्टमेंट वैल्यू, उसको डिवाइड करना है किससे, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू से। इट इज एक्चुअली होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अब इसको अगर एनालाइज करने बोला, डिवाइड बाय n into 12 डिवाइड बाय n into 365 डेज, बस खत्म। ओके चलो।